यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एक और रिकॉर्डेड लेक्चर में, जहां पर आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और मेरे ख्याल से इस चैप्टर को मैं इस चैनल पे तीसरी या चौथी बार पढ़ा रहा हूँ। तीसरी तो बहुत कम बोल दिया, चौथी या पांचवी बार ही पढ़ा रहा हूँ मेरे ख्याल से यार, है ना भाई। इतना ज्यादा बार ये पढ़ा चुका हूँ चैप्टर ये वाला इस चैनल पे, अभी एक साल में ही जस्ट, है ना। तो देखो, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। बट आज का थोड़ा सा लेक्चर अलग होगा। आज हम क्या करेंगे इस चैप्टर के, देखो किस प्रकार से हम चलना की कोशिश करेंगे। आराम आराम से तो चलेंगे, बट थोड़ा सा तेजी से भी चलेंगे। क्या कहने का मतलब है कि यार आपको कुछ चीजें तो पता होंगी ना डीएनए वगैरह के बारे में, अगर नहीं पता तो अगले चैप्टर में क्लियर हो जाएंगी। तो उन चीजों को मैं स्किप करूंगा जो मैं यूजुअली बताता था यहाँ पे, है ना, कि डीएनए क्या है ये सब, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो बताऊंगा ये ना। तो देखो, जैसे डीएनए की बात कर रहा हूँ मैं, आपको पता है आपके न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ डीएनए का एक नेकेड टाइप का मटेरियल पड़ा होता है। एक मिनट, पहले मैं इसका एक्सपोजर लॉक कर दूं। हाँ, अब देखो ये है आपका जेनेटिक मटेरियल, जिसको हमने कह दिया डीएनए। आपके केस में डीएनए है ना, क्योंकि आप इंसान हैं, आप होमोसेपियंस हैं। होमोसेपियंस माने लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर आपको नहीं पता अगर आपने होमोसेपियंस नहीं पढ़ा। होमिनिडे है ना, ये सब ठीक है, तो वो तो चलो छोड़ो। ये आपके न्यूक्लियस के अंदर इस प्रकार का एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये मटेरियल जो है ये और कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होते होते कैसे कंडेंस होता है अगले चैप्टर में बताऊंगा। कंडेंस होते होते इसके साथ कुछ प्रोटीन्स जुड़ते हैं, और ये किस प्रकार का बन जाता है, ये बन जाता है हाईली कंडेंस्ड। तो ऐसे का स्ट्रक्चर बन जाएगा हाईली कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड, इस प्रकार का स्ट्रक्चर। ये देखो बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया, बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया। ये कितना है, ये 2.2 मीटर का होता है। और ये 2.2 मीटर का इतना ज्यादा कंडेंस होके इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया क्रोमोसोम। इसने बना लिया क्रोमोसोम। और ये कैसा क्रोमोसोम दिखा रहा हूं मैं, कैसा क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम, किस प्रकार का क्रोमोसोम है ये, है मेटाफेज वाला क्रोमोसोम। मेटाफेज क्या है, सेल साइकिल सेल डिवीजन में आपको बताया जाएगा। मेटाफेज का क्रोमोसोम है ये, मेटाफेज का क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम ऐसा है ना। देखो आपके अंदर, जैसे आपको मैं बताऊं ना, तो आप जब आप अपने पेरेंट्स से मिलके बने हैं, मतलब आपके पेरेंट्स से आया होगा गमीट, आपके मदर से गमीट, फादर से गमीट, उन्होंने फ्यूज किया तो आप आपके पास जायगोट बना होगा, है ना। तो जो आपकी मदर का गमीट है उसमें 22 क्रोमोसोम्स प्लस एक्स एक्स होता है, और फादर में 22 क्रोमोसोम्स प्लस एक्स वाई होता है। ये है फादर, ये है मदर। ये गमीट की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज गमीट। ओह सॉरी, गमीट कहां लिख दिया ये ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म की डिप्लॉयड सेल है। अगर मैंने कहा हैप्लॉयड बनाना है तो इससे तो एक ही हैप्लॉयड बन सकता है, 22 के साथ एक्स चला गया, बट इसमें 22 के साथ एक्स भी जा सकता है और 22 के साथ वाई भी जा सकता है ना। ये सिंपल सेक्स वो बता रहा हूं मैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। तो पहले क्यों बता रहा हूं वो देखना। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, 22 के साथ 22 मिक्स होके 44 बन गए, और एक बना एक्स एक्स, और यहाँ पे 44 प्लस एक्स वाई। तो ये 44 में आपको 22 पेयर मिलते हैं। किस चीज के पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर। बोले ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, देखो 22 जो आपके पास 44 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, 44 होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी कि 22 होमोलोगस पेयर्स, 22 होमोलोगस पेयर्स। इन पेयर्स में से एक क्रोमोसोम आपको मिला है आपके मदर से, एक मिला है आपके फादर से। मतलब इन क्रोमोसोम्स पे जेनेटिक कंपोजिशन सेम रहता है थ्रू आउट द क्रोमोसोम। बस क्या चीज में फर्क होगा, एक आपको आपके मदर से मिला है, एक आपको आपके फादर से मिला है। जीन्स इनमें सेम होंगी, उनकी फॉर्म अलग अलग हो सकती है। मतलब समझना, पहले इसको आप नोट करना चाहो कर सकते हो, बट देखो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसकी बात समझेंगे, उसकी तरफ चलते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यार, है ना। तो अभी क्लैरिटी आपको मिली नहीं होगी, क्लैरिटी मैं दूंगा अभी, है ना, दूंगा। देखो ध्यान से बड़े गौर से सुनना है। मैंने कहा कि आपके मदर से आपको ये वाला क्रोमोसोम मिला, ये वाला, ये आपके मदर से मिला, और इसी का होमोलोगस पेयर मिलेंगे, एक मदर से एक फादर से। इसी की तरह एक और क्रोमोसोम यहाँ पे होगा। अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, अगर ये होमोलोगस पेयर है, होमोलोगस पेयर, तो इनके जो लोकस, लोकस होमोलोकस, लोकस माने लोगस, है ना। तो क्या नाम है इनका, होमो लोगस। लोगस आया टर्म लोकस से, और होमो मतलब सेम, लोकस होता है पोजीशन। तो जिस भी सेम पोजीशन पे सेम जीन्स प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे जीन इस लोकस पे और इसके इस लोकस पे सेम जीन प्रेजेंट है। किस चीज की जीन, आई कलर की जीन मान लो, है ना। तो इन दोनों के सेम लोकस पे सेम जीन। यहाँ पे मैंने कहा कि आपकी हाइट की जीन प्रेजेंट है, तो इस पे भी यहाँ पे हाइट की जीन प्रेजेंट होगी। यहाँ पे मैंने कहा कि यार कोई और मतलब हेयर कलर की जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसके भी इस लोकस पे हेयर कलर की जीन प्रेजेंट हो सकती है। बट ये चीज अलग अलग होगी कि यार इसने कहा, इसने जो कोड दिया, जीन से कोड बनते हैं ना, जीन जेनेटिक कोड आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, याद रख लो जीन्स में कोड होते हैं, जेनेटिक कोड। तो इसने कोड किया आई का कलर होना चाहिए ब्लू, इसने कोड किया आई का कलर होना चाहिए ब्लैक,
ये अलग अलग हो सकता है बट ये सेम रहेगा, मतलब आई का कलर जो कैरेक्टर है वो सेम है। अब कैरेक्टर और ट्रेट भी यहीं पे समझा देता हूं। कैरेक्टर माने ये आई का कलर, ये कैरेक्टर है, और इसका ट्रेट कि आई का कलर कौन सा है, क्या वो ब्लू कलर है या वो ब्लैक कलर है, ये है ट्रेट। तो कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट मेरे ख्याल से क्लियर होगा। एक कैरेक्टर के कई सारे ट्रेट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि हाइट क्या है ना, जैसे हम पी प्लांट की बात करते हैं जो कि मेंडल ने चूज किया था, तो पी प्लांट में अगर मैंने बात करी हाइट की, तो हाइट के कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर तो एक ही है ना, हाइट ऑफ प्लांट, बट दो ही हो सकते हैं, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। ये है कैरेक्टर, कैरेक्टर ये रहा और इसके दो ट्रेट्स। तो ईच कैरेक्टर, वन कैरेक्टर के टू ट्रेट्स होंगे, ऐसा मेंडल ने कहा था, है ना, ऐसा मेंडल ने कहा था दैट वन कैरेक्टर इक्वल्स टू ट्रेट्स, वन कैरेक्टर इक्वल्स टू ट्रेट्स। और उस वन कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली कितनी जीन्स, वन जीन, ये एक मेंडल ने कहा, मेंडल वन जीन इज इक्वल टू वन कैरेक्टर इज इक्वल टू टू ट्रेट्स, ये मेंडल का काम है। मेरे ख्याल से अब आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कार्यक्रम क्लियर होगा। यही मैं आपको क्रॉसिंग ओवर भी समझा देता हूं। जैसे यहां पे क्या होगा, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम अपना ये वाला मटेरियल मिक्स कर लेते हैं, मतलब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ऐसे आएंगे, ऐसे एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, कियास्मेटा बनाएंगे, और उस कियास्मेटा के बाद जो यहाँ पे जीन प्रेजेंट थी वो अब यहाँ पे इसके पास चली गई और इसकी जीन इसके पास चली गई। ये होता है क्रॉसिंग ओवर। ये आपको आगे समझ आएगा लिंकेज के टाइम पे इसकी इंपॉर्टेंस। फिलहाल के लिए इतना याद रखो। कितना टाइम हुआ, ठीक है, 6 मिनट में हमने बेसिक्स को वगैरह को कर लिया। मेरे ख्याल से आपको कैरेक्टर और ट्रेट समझ आ गया। अब हम जीन, कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले क्या है, जीन है, और एक जीन की दो एलील्स, जो हमने ट्रेट्स की बात करी वो एलील्स हैं, माने टॉल होगा या डॉफ होगा, इसको हमने एलील में डिवाइड कर दिया, मतलब एक जीन में दो एलील होती हैं। यार बेसिक तो तुम्हें पता है एलील क्या है, एलील इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। हाइट की जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक है टॉल वाली एलील, एक है डॉफ वाली एलील, है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, टॉल को मैंने कैपिटल टी दिखा दिया, डॉफ को मैंने स्मॉल टी दिखा दिया, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। तो हम सीधा मेंडल के एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला है मेंडल का एक्सपेरिमेंट। यार पहले मैंने चौक दूसरी ले लेता हूँ, बिकॉज ये पता नहीं अब चल नहीं रही है ये वाली प्रॉपर, तो मैं 1 मिनट लगेगा। हाँ जी, आ जा। यस, नाउ इट्स परफेक्ट। मेंडल, हाँ ठीक चल रही है। मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। क्यों किया? पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है इसलिए किया। पी प्लांट को इजी टू ग्रो है, इजी टू कल्टीवेट, इजी टू ग्रो, इसलिए किया। पी प्लांट में क्रॉसिंग भी हो सकती है, सेल्फिंग भी हो सकती है, बिकॉज ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसलिए दोनों का कम कर सकते हो आप, ठीक है। एनुअल फ्लावर है, इजी टू ग्रो है, और इसमें 7 कैरेक्टर्स को मेंडल ने देखा जो कि डिस्टिंग्विशेबल थे। डिस्टिंग्विशेबल मतलब वो देख के, बाहर से देख के पता चल रहे थे। 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया, यानी कि 14 ट्रेट्स को उन्होंने स्टडी करा होगा, है ना। एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स, वैसे 7 कैरेक्टर से 14 ट्रेट्स। उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कैरेक्टर उन्होंने लिया हाइट का। प्लांट के स्टेम की क्या हाइट है, या तो वो टॉल होगी या तो वो डॉफ होगी। सेकंड उन्होंने लिया फ्लावर का कलर, या तो वो वायलेट होगा या तो वो व्हाइट होगा। फिर उन्होंने लिया फ्लावर का पोजीशन, या तो वो एक्सियल होगा या तो वो टर्मिनल होगा। माने एक्सियल ऑन एक्सिस ये है, यहां पे फ्लावर लगा है। टर्मिनल माने ये है ना, यहां पे फ्लावर नहीं लगे हुए, यहां पे फ्लावर लगा है। टर्मिनल मतलब बिल्कुल ऊपर लगा है। ये हो गया फ्लावर पोजीशन। फिर फ्लावर का कलर हो गया सीड का कलर या तो ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। सीड की शेप या तो वो राउंड हो सकती है या तो वो कंस्ट्रिक्टेड हो सकती है। कंस्ट्रिक्टेड माने जैसे राउंड ये हो गया, कंस्ट्रिक्टेड ये हो गया, ये रिंकल्ड कह लो, रिंकल्ड है ना। पॉड में यूज करेंगे हम। 6th है पॉड कैन बी इन्फ्लेटेड। देखो आप एनसीईआरटी खोल के रखना, है ना। मैं आपको एनसीईआरटी से ये पिक्चर दिखाता हूँ जो इधर दी हुई है ना, उस पिक्चर से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। 1 मिनट वेट करो बस, पेज नंबर बता देता हूँ। अरे यार खुल जा। हाँ, पेज नंबर है आपका, कहाँ गया, हाँ ये रहा, पेज नंबर 71। पेज नंबर 71 चेक करो। ये पेज 71 पे ये टेबल बना है ना, यहाँ से देखो
और यहाँ से पिक्चर मैच करते जाओ। ये फ्लावर पोजीशन एक्सियल, एक्सियल वाले साइड पे, टर्मिनल वाले ऊपर टॉप पे, पॉड का कलर ग्रीन येलो, ये तो मैंने अभी बताना था। अभी मैं पॉड की शेप की बात कर रहा था। देखो फुल, फुल माने ये ऐसा इस प्रकार से सिंपल, कंस्ट्रिक्टेड माने ऐसा उबड़ खाबड़ सा। तो ये फुल और कंस्ट्रिक्टेड को ध्यान से देखना है, फुल कंस्ट्रिक्टेड को ध्यान से। फुल को ना इन्फ्लेटेड भी बोल सकते हो, इन्फ्लेटेड, और कंस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। फिर पॉड का कलर, पॉड का कलर कैन बी येलो, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है। ये हमने पढ़े कैरेक्टर्स, ये उनके ट्रेट्स हैं, ये उनके ट्रेट्स हैं, ये उनके ट्रेट्स हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक चीज करी, उन्होंने क्या की, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को सिलेक्ट किया। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि अलील्स होती हैं, है ना, तो टॉल प्लांट की अलील्स कौन सी हैं ये हमें नहीं पता। तो उन्होंने ये पता करने के लिए कि उनमें जो टॉल प्लांट की अलील है वो कैपिटल टी होनी चाहिए, इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसकी ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई। ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाने का क्या मतलब है कि उसको बार बार सेल्फिंग कर दी, उसकी कॉन्टिन्यूस सेल्फिंग। कॉन्टिन्यूस सेल्फिंग से क्या होगा, उसके अंदर उसका जो ट्रेट है वो स्टेबल हो जाएगा और आगे इनहेरिट कर पाएगा वो, है ना। स्टेबल होने का मतलब है कि उसमें जो दोनों अलील्स अलग अलग आती हैं, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट से, वो अब दोनों ही टॉल वाली होंगी। मतलब अब दोनों टॉल वाली, यानी कि वो कैसा होगा, कैपिटल टी वाला होगा, वो कैपिटल टी वाला होगा। तो मेरे ख्याल से ये ट्रू ब्रीडिंग लाइंस का कार्यक्रम आपको क्लियर होगा। इसको आप नोट करना चाहो कर सकते हो। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को मैंने आपको जस्ट बोल के बता दिया वर्बली, तो वो आप एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेना, ठीक है ना। वर्बली क्यों बताया है, क्या मैं इस चैप्टर को उड़ा रहा हूँ? नहीं भाई, इस चैप्टर को मेरा मोटिव है कि मैं पिछली बार 3.5 घंटे में करवा पाया था, इस बार 1.5 से 2 घंटे में खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है। और वो भी क्वालिटी से। जो मैंने बोल दिया उसको लिख के क्या फायदा, बोला है तो आप एनसीईआरटी से चेक करो कहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। आई थिंक सो दिस इज क्लियर। अब हम आते हैं कहाँ पे, क्या बताना था मुझे, ट्रू ब्रीडिंग लाइन मैंने समझा दिया। अब उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन टॉल ले लिया, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन का टॉल हो गया, दिस इज टॉल। ट्रू ब्रीडिंग लाइन मतलब दोनों सेम होंगे। ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग, ये है ड्वार्फ, ड्वार्फ का ट्रू ब्रीडिंग। इसके उन्होंने गमीट्स बनाए। गमीट्स कैसे बनते हैं, ये गमीट बन गया, ये गमीट बन गया। बोले 2 गमीट नहीं बनेंगे, 2 गमीट तो बनेंगे बट सेम ही होंगे ना दोनों, इससे कैपिटल टी 2 गमीट बनेंगे तो होंगे तो सेम ही। तो ये जब इन्होंने इसको फ्यूज किया तो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन, इसको हमने कहा फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में ऑल आर टॉल प्लांट, जो उनको देख के पता चला, बाहर से देख के ऑल आर टॉल, पर जब उन्होंने इस जेनेटिक कंपोजिशन का क्रॉस करवाया तो उन्हें पता चला कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। जैसे हमने भी करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, उन्होंने ये कॉपी पे करके देख लिया, और जब उन्होंने फील्ड में देखा तो उनको प्लांट कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। इसका मतलब जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये भी टॉल को ही दर्शा रहा है, ये भी टॉल का ही रिप्रेजेंटेटिव हो गया ना। और एक चीज उन्होंने देखा कि यार हमने पेरेंट्स में F1 के पेरेंट्स ने तो हमने एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, वो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर यहाँ कहीं गुम गया, यहाँ हमें नहीं मिला। तो फिर उन्होंने इसको दोबारा इसी के साथ क्रॉस करवाया, यानी इसकी सेल्फिंग करवा दी, देखो सेल्फिंग करवाने से क्या हुआ, इससे गमीट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी बना एक ऑर्गेनिज्म, एक बना कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बना कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बना स्मॉल टी। जो ये उन्होंने इस प्रकार से देखा है ना कि ये F2 जनरेशन बना दी उन्होंने। F2 कैसे मिलती है, सेल्फिंग से मिलती है। F2 कैसे मिलती है, सेल्फिंग से मिलती है। F2 कैसे मिलती है, सेल्फिंग से मिलती है। इसकी सेल्फिंग करवाई, F2 जनरेशन पाई, F2 जनरेशन मिल गई। अब उन्होंने F2 में देखा कि यार F2 में ये ट्रेट जो ड्वार्फ वाला ट्रेट था वो वापस आ गया। इसी को उन्होंने कहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, यहां पे लिख देता हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं फैक्टर्स, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स हमेशा पेयर में रहेंगे, फैक्टर, अब हम क्या कहते हैं फैक्टर को, अब हम कहते हैं अलील पेयर में रह रहे हैं ना, एक जीन में 2 अलील्स हैं तो एक पेयर में रह रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं फैक्टर्स रहेंगे पेयर में। अगर डिसिमिलर पेयर है, डिसिमिलर फैक्टर्स इन अ पेयर, एक अलग है दूसरा अलग है, तो वो वाला खुद को एक्सप्रेस करेगा जो कि डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, डोमिनेंट वाले ने खुद को एक्सप्रेस किया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी में से टॉल ने खुद को एक्सप्रेस किया, तो ही तो हमें प्लांट टॉल दिख रहा है। अब प्लांट में बाहर से कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप।
प्लांट जेनेटिकली कैसा है, इसको हमने बोला है जीनोटाइप। तो इससे आपको एक चीज ये पता चली कि इसमें अगर मैंने कहा कि फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशो लिखो, तो आप लिख सकते हो क्या, फिनोटाइपिक रेशो क्या होगी, ये टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, 3 टॉल है 1 ड्वार्फ है, तो 3:1। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं हम, एक कैरेक्टर को कंट्रोल, एक कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, जो मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस। 3:1 रेशो आपको देखने को मिल रही है किसकी, टॉल इज टू ड्वार्फ की। और अगर मैंने कहा कि यार आप इसके जीनोटाइपिक रेशो लिखो, तो जीनोटाइपिक रेशो क्या हो जाएगी, 1:2:1, बिकॉज ये रिवीजन चल रहा है, बिल्कुल रिवीजन चल रहा है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना ना, तो मैं आपको बोलूं कि आप वो 16 लेक्चर देख लो, या तो मैंने 4 घंटे में इस चैप्टर को पढ़ाया था, 3.5 घंटे में वहां से देख लो, या तो मैंने एक बार सीबीएसई में भी ये एनसीईआरटी से पढ़ाया था, वहां से देख लो, है ना। तो वो 3 जगह मैंने पढ़ा चुका है, चौथी बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप वहां से भी देख सकते हो, सीबीएसई वाला मेरे को पता है, वो भी मैंने ऐसे ही करवाया था। तो आप जो पुराना है वहां से देख सकते हो, अगर आप बहुत डिटेल में देखना चाहते हो लेक्चर्स को, ठीक है। तो जो 1:2:1 है, ये 1 क्या है, दिस इज कैपिटल टी कैपिटल टी। देखो ये जो 1 है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहे हैं 2, तो ये जो 2 है ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला 1 है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये है फिनोटाइपिक रेशो, ये है जीनोटाइपिक रेशो। ये रेशो आपको याद होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस और उससे रिलेटेड पहला लॉ क्लियर है। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि जब गमीट बनते हैं, गमीट बनते हैं, तो जो ये पेयर है अलील्स, वो सेपरेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग गमीटोजेनेसिस द अलील्स गेट सेपरेटेड, या द क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड। ये अलील किस में थी, एक क्रोमोसोम पे थी, ये दूसरे क्रोमोसोम पे थी। होमोलोगस पेयर ने मिलकर इसको बनाया, है ना। तो 1 और 2 ये होमोलोगस पेयर पे जो अलील्स थी, ये सेपरेट हो जाती हैं। तो यही हमने कहा कि ड्यूरिंग गमीटोजेनेसिस, ड्यूरिंग गमीटोजेनेसिस द पेयर ऑफ अलील्स गेट सेपरेटेड, पेयर ऑफ अलील्स गेट सेपरेटेड, और वो सेपरेट होंगे। इसी को कहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 2 लॉज आपके कंप्लीट हो गए। ये 2 लॉज F1 क्रॉस, ये F1 क्रॉस है, F1 क्रॉस नहीं यार, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब एक कैरेक्टर को कंसीडर करने वाले क्रॉस, इससे बनाए गए। अब जो मैंने पीछे यहाँ पे टेबल लिखे थे ना, क्योंकि अब आपको डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में पता चल चुका है, अब जो मैंने यहाँ पे टेबल सा लिखा था ना, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स, उसमें जो मैंने राइट साइड इस साइड लिखे थे, इस साइड वो थे डोमिनेंट कैरेक्टर, जो मैं इस साइड लिख रहा था वो थे रिसेसिव कैरेक्टर। अब आपको ये चीज पता चल गई होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पी प्लांट का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो क्लियर है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज क्लियर। अब यार मैंने कहा कि ठीक है, चलो ठीक है यार, मैंने कहा कि हाँ ठीक है, टॉल के 2 जीनोटाइप हैं, टॉल के 2 पॉसिबल जीनोटाइप हैं, है ना। टॉल के कैपिटल टी कैपिटल भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, बाहर से देख के थोड़ी पता चलेगा, मुझे सिर्फ बाहर से प्लांट देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि यार ये टॉल प्लांट है, मुझे बाहर से ये पता है कि टॉल है, पर ये नहीं पता कि ये कैपिटल टी है या ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये पता करने के लिए मैंने इसका एक बैक क्रॉस किया। बैक क्रॉस कौन सा क्रॉस होता है, बैक क्रॉस वो होता है जो हम इसके पेरेंट के साथ इसका क्रॉस करवा रहे हैं, इसके पेरेंट के साथ, किसके पेरेंट के साथ, रिसेसिव ऑफस्प्रिंग के पेरेंट के साथ। ये पेरेंट है, इसका रिसेसिव ऑफस्प्रिंग कौन सा हो सकता है, रिसेसिव तो एक ही ये यहाँ, तो इसके साथ आपको क्रॉस करवाना है। किसका क्रॉस करवाओगे, पहले एक बार इसका क्रॉस करवाओ कि अगर ये जीनोटिपिक, मान लो इसका आपको कुछ पता नहीं ना कि ये कौन सा है, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अगर ये वाला है तो आपको मिलेंगे ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग्स। अगर तो इसको क्रॉस करवा रहे हो डॉफ से, तो आपको ऑल टॉल मिल रहे हैं, दैट मींस इसकी जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार का था। बट अगर मैंने इसको क्रॉस करवाया है स्मॉल टी से, मुझे सारे डॉफ नहीं मिले, सारे टॉल नहीं मिले, मुझे मिले 50% टॉल 50% डॉफ, तो मैं कहूंगा कि ये वाला है, ये जो अननोन जीनोटाइप है वो ये वाला है। मतलब अगर मुझे अननोन जीनोटाइप निकालना हो, डोमिनेंट फिनोटाइप वाला, ये डोमिनेंट फिनोटाइप था ना, इसका मुझे अननोन जीनोटाइप निकालना था, तो इसके लिए मैंने इसको स्मॉल टी रिसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवा दिया। ऐसे क्रॉस को मैंने बोला टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्लियर, बोलो भाई कितना टाइम हुआ, 19 मिनट में हमने टेस्ट क्रॉस कर लिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर लिया। और ये बात मिनट की नहीं है, ये बात ये है कि आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है ना। जल्दी जल्दी करवा तो रहा हूं, बट आपको पता है कि ये रिवीजन बैच है, 1.5 घंटे का चैप्टर करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सीधी बात बोल रहा हूँ, जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, मैं आपको अभी अपना लेक्चर एक सजेस्ट कर देता हूँ, है ना। 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना जो ज्यादा लिखते रहते हैं। अरे 1.5 घंटे में चैप्टर करवा दिया, ये वो चैप्टर है जहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, पता है मुझे, पता है मुझे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, तो क्या करूं मैं। देखो एक लेक्चर मैंने डाला था, ये कंप्लीट जेनेटिक्स इन 1 शॉट, दिखाता हूं, लो ये कंप्लीट जेनेटिक्स इन 1 शॉट, एक ये चैप्टर है,
एक ये लेक्चर, इसमें मैंने दोनों चैप्टर पढ़ाए हैं। एक ये है कंप्लीट जेनेटिक्स इन वन शॉट, इसमें भी दोनों चैप्टर पढ़ाए हैं 4.5 घंटे में, पर ये उतनी क्वालिटी का नहीं है, मैं अभी मुंह पे बोल रहा हूँ, ये ज्यादा क्वालिटी वाला है। इसमें मैंने 2 लेक्चर्स को कंबाइन किया था। कौन से 2 लेक्चर्स को कंबाइन किया था वो भी बताता हूँ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 4.5 घंटा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 3.5 घंटा, इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया था ये वाला लेक्चर। ठीक है, तो ये जो है ये वाला लेक्चर मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल्स ऑफ, ये आप देखोगे आपको सही में फील आ जाएगी इसकी, इस चैप्टर की। ठीक है, क्या यहाँ पे फील नहीं दिला पाओगे? नहीं दिला पाऊंगा भाई, नहीं दिला पाऊंगा, सीधी बात कर रहा हूँ, नहीं दिला पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो आपको पता नहीं है। आप एक चैप्टर को आज एक दिन लगाओगे, व्हाट इज दिस यार। तो इसको मैं इसी जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, बिकॉज ये चैप्टर आसान चैप्टर है। ठीक है ना, मुश्किल नहीं है कुछ भी, नथिंग इज मुश्किल इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। आगे चलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ चलते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ चलते हैं। देखो कुछ छूट तो नहीं गया, फिलियल 1 फिलियल 2 बता दिया है ना, 14 ट्रेट्स, एलील्स, जीन्स सब कुछ बता दिया गया है, रिसेसिव डोमिनेंट बता दिया गया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट है, सेग्रीगेशन कंप्लीट है, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस बता देता हूं, है ना। अगर कोई नया बच्चा है तो ये जो है जिसमें दोनों जो हैं अलग अलग हैं, जिस जाइगोट में दोनों एलील्स अलग अलग हैं, इसको हमने कहा हेटेरो, दिस इज हेटेरोजाइगस एंड दिस इज होमोजाइगस। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। रिसेसिव वाला खुद को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में दर्शा पाएगा और डोमिनेंट वाला दोनों कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मैंने लिखवाया है वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, फैक्टर्स अकर इन पेयर, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर एक फैक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा जिसको हमने कहा डोमिनेंट फैक्टर। अब हम आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि मैं आपको पहले बता दिया, ये हम पहले कर चुके हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले मैं आपको करवाऊंगा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, उसके बाद में सबकी आपको साथ साथ में इसकी सारी की एक्सेप्शन साथ में करवाऊंगा। ठीक है ना, साथ ही में सबकी एक्सेप्शन करवाऊंगा। 1 मिनट यार, नीचे झाड़ू का गिरा हुआ है, तो झाड़ू तो जय कर दिया हमने, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, तो अब हम आते हैं कहाँ पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। डाई हाइब्रिड क्रॉस देखना ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले तो आपको डाई हाइब्रिड में गमीट्स बनाने सीखने हैं। गमीट कैसे बनाओगे, कितने तरह के गमीट बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा आपके पास एक जीनोटाइप है ए बी बी सी सी डी डी ई ई, ये है आपके पास एक जीनोटाइप। इसके बताओ कितने गमीट बना लोगे, कितने टाइप ऑफ गमीट। मैंने कितने नंबर में, नंबर नहीं पूछा, मैंने पूछा कितने टाइप ऑफ गमीट्स, और वो बना के दिखाओ। तो कैसे बनाओगे, नंबर ऑफ गमीट की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, नंबर ऑफ गमीट, तो नंबर ऑफ गमीट कितने बन पाओगे ये बताओ पहले मुझे। 2 5 है ना, तो टोटल 2 की पावर 5 गमीट्स बनेंगे, इतने गमीट बनेंगे, माने 32 गमीट बनेंगे, इससे 32 गमीट बनेंगे। बट अगर मैंने पूछा टाइप्स ऑफ गमीट्स, तो जितने इसमें हेट्रोजाइगोट है, हेट्रोजाइगोट माने तो अलग अलग है, ये अलग अलग, ये सेम है चाहे स्मॉल हो कैपिटल हो बट सेम है। होमोजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस 3 है तो 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 कितना हुआ 8 टाइप ऑफ गमीट्स, 8 टाइप ऑफ गमीट्स बनेंगे। मतलब इन 8 टाइप्स जो हैं वो बार बार कुछ उनमें से रिपीट होंगी, तो टोटल गमीट्स 32 बनेंगे, बट टाइप ऑफ गमीट्स 8 होंगे। इनसे क्वेश्चन आता है नीट में। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है। अब मैंने कहा कि यार मुझे आप इसके गमीट बना के दिखाओ, इसके गमीट बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, पहले वाले को लिखो यहाँ पे ए, फिर इसके बाद कैपिटल बी स्मॉल बी, आगे वाले लिखो इसके साथ, इसके बाद कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, काम खत्म। अब आगे आगे लिखते जाओ, ए बी सी पहला गमीट, ए बी स्मॉल सी दूसरा गमीट, ए स्मॉल बी कैपिटल सी पहला गमीट तीसरा गमीट, ए स्मॉल बी स्मॉल सी चौथा गमीट, है ना। तो लिख ही दूं क्या, ए बी सी ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ए स्मॉल बी स्मॉल सी। जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं यहाँ से चले जाएं कृपया करके, है ना। अगर आपका माइंड इतना नहीं है कि शार्प है ना कि आप इसको समझ सकें, तो यहाँ से आप जा सकते हो। सीधी बात है भाई, ये लेक्चर बड़ी मेहनत से बनाए जा रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ गमीट्स हैं, 2 की पावर 3, बिकॉज 3 पेयर थे ना, 3 कैरेक्टर्स थे, तो हमने 3 से 2 की पावर 3, उतने नंबर ऑफ गमीट्स। अब क्या इनमें से कोई गमीट ऐसा जो रिपीट कर रहा है, नहीं। तो टाइप ऑफ गमीट्स भी सेम है। इसमें कितने हेटेरोजाइगोट थे, 3 हेटेरोजाइगोट, तो टाइप ऑफ गमीट्स का फॉर्मूला भी मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको क्लियर है कि गमीट कैसे बनाने हैं और वो टाइप ऑफ गमीट्स कैसे निकालने हैं, अगर आपको निकालने पड़ जाए तो। अब चलते हैं आगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। मेंडल ने अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया। डाइहाइब्रिड का मतलब ही ये है कि हम 2 कैरेक्टर्स को एक टाइम पे कंसीडर करेंगे। मेरी बात को गौर से सुनना है। सबसे पहला मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स कौन से कंसीडर किए, सबसे पहला उन्होंने कंसीडर किया शेप ऑफ सीड, और सेकंड उन्होंने लिया
सेकंड उन्होंने लिया कलर ऑफ सीड। ये उन्होंने पी प्लांट पे ही किए हैं सारे एक्सपेरिमेंट, तो दोबारा बताना ना पड़े। शेप ऑफ सीड हो सकती है राउंड एंड येलो। मैंने राउंड लिखा था इस साइड, तो वो था डोमिनेंट, तो राउंड को दर्शाने के लिए मैंने यूज कर लिया कैपिटल आर। ओ माय गॉड व्हाट द फन, सारा चौका माल पत्ता मुंह में गया। और यहां पे मैंने लिखा ड्वार्फ। अरे राउंड के साथ क्या आता था, रिंकल्ड। थोड़ा सा ना कभी कभी दिमाग फ्रीज हो जाता है। रिंकल्ड, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर यूज करेंगे। नेक्स्ट कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड हो सकता है येलो जो कि डोमिनेंट है, और एक है ग्रीन जो कि रिसेसिव है। बोले हमने तो ज्यादातर सीड ग्रीन देखे। अरे तुम अपना दिमाग मत लगाओ, जो यहाँ पे पढ़ा रहा हो वो देखो। तुमने ग्रीन देखे, तुमने तो आसपास भी लोग इंटेलिजेंट देखे होंगे। ये तुम हो? मैंने भी अपने आसपास बड़े इंटेलिजेंट लोग देखे। क्या मैं हूँ? नहीं, ये रट्टा मार के आया हूँ। ठीक है, ये देखो। अब हमने क्या किया, इनको कंसिडर करा। पहले उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन ली। ट्रू ब्रीडिंग लाइन डोमिनेंट कैरेक्टर्स की, तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन डोमिनेंट कैरेक्टर्स की क्या बनी? ये बनी भाई। रिसेसिव की ये बनी। इनसे गमीट कितने बनेंगे? एक ही तरह का गमीट बनेगा ना। देखो टाइप ऑफ गमीट्स देखो इसमें से। टाइप ऑफ गमीट्स, टू की पावर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। कितने हेटेरोजाइगोट? एक ही हेटेरोजाइगोट है, एक भी नहीं है। टू की पावर 01। इसमें भी टू की पावर 01, मतलब एक ही टाइप के सारे गमीट्स है, तो मैं एक ही बार बना देता हूँ सबको, है ना। इनको फ्यूज करवाया गया। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन कैसी है? कैपिटल आर स्मॉल आर में से कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा? जो डोमिनेंट है, कैपिटल आर। इसमें येलो, तो राउंड येलो है ये। अब मैं F2 जनरेशन आपको बना के दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको ट्रिक, चलो पहले बना के दिखाता हूँ फिर ट्रिक दिखाता हूँ, बिकॉज अभी 26 मिनट ही हुए हैं, है ना। तो ठीक है, हो जाएगा आराम से। तो पहले मैं आपको F2 जनरेशन बना के दिखाता हूँ। F2 जनरेशन कैसे बनेगी? F1 की सेल्फिंग से। ये तो मैंने क्रॉस करवाया है, यहाँ पे मैंने क्रॉस करवाया है। दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फिंग पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कब करवाते हैं? अब करवाते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का हमने सेल्फिंग करवानी है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का सेल्फिंग करवाना, मतलब इसको इसी के साथ आपने इस प्रकार से इसी के साथ इसका क्रॉस करवा दिया। कितने गमीट्स बनेंगे? कितने टाइप ऑफ गमीट्स? 2 की पावर 2, 4 गमीट्स बनेंगे। टोटल गमीट्स भी 4 ही बनेंगे, टाइप ऑफ गमीट्स भी 4 ही है, तो आपको बनाने पड़ेंगे सारे गमीट्स, है ना। तो मैंने इसके गमीट्स बनाए। कौन से बने? जो मैंने आपको अभी मेथड बताया उसको बोलते हैं फॉक मेथड। फॉक मेथड से गमीट्स बना के देखो। एक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसके भी यही गमीट्स बनेंगे। तो इन गमीट्स को मैंने पुणे स्केयर में दिखा दिया। पुणे स्केयर आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से आप एक स्केयर बनाते थे। उसमें जितने गमीट्स हैं, इसमें पहले पेरेंट में चार गमीट्स हैं, तो पहले पेरेंट की तरफ से 4 लाइंस। दूसरे पेरेंट सेम ही है, उसमें भी 4 गमीट्स हैं, तो वहां से भी 4 लाइन बनाओगे आप, है ना। क्यों मिटाई? थोड़ी सी दूर बनाई थी, इस प्रकार से। ठीक है, यहां पे आपने लिख लिया मेल, यहां पे आपने लिख लिया फीमेल, कोई भी ले सकते। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो यार, लेक्चर की ड्यूरेशन से लेक्चर को जज करना छोड़ दो, क्योंकि ड्यूरेशन तो भाई, सॉरी चौक गिर गई थी, और दूसरी चौक ले लेते हैं। हाँ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो स्मॉल वाई इसमें 2 बार आया है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। देन सॉरी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, नहीं यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल है, सॉरी। सिमिलरली यहाँ पे है स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बाकी आर ये मैंने क्रॉस बना दिया। अब आप इसको नोटिस करना, इसमें से आप जीनोटाइप फिनोटाइप लिखना। रेशो कैसे लिखोगे इसकी? जीनोटाइपिक रेशो लिखनी है। अरे इतनी बड़ी रेशो को आप पहले गिनने बैठोगे क्या? नहीं, पहले आप इतना क्रॉस बनाओ पेपर में, फिर इसको गिनो। नहीं, ऐसे नहीं करना। अब मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप रेशो लिख के देखना, उसको मेरी ट्रिक से मैच करना, आपका मैच कर जाएगा। पहले मैं आपको ट्रिक से करके दिखाता हूं कैसे ट्रिक करनी है, देखना।
मैंने कहा ये और इसका क्रॉस हो रहा है, इसमें दो कैरेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं। दो कैरेक्टर, पहला है शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड की जीनोटाइपिक रेशो लिखो, शेप ऑफ सीड की जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1, जहां पे 1 है शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड माने राउंड। 1 है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल आर, ये है जीनोटाइपिक रेशो ऑफ शेप ऑफ सीड। इसका क्रॉस आपने करवाया है इससे कलर से, तो कलर में भी ऐसे ही होता था ना, कलर को अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखूं उसके उसकी जो जीनोटाइपिक रेशो है वो कैसी मिलती है, इसी प्रकार की मिलेगी। इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ब्रैकेट खोलते हो ना वैसे ब्रैकेट खोल दो, बस सिंपल, वैसे ब्रैकेट खोल दो, कुछ नहीं। जैसे मैंने मान लो ब्रैकेट खोलने की भी आवश्यकता नहीं है, ये चलो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये आप नोट कर लो, करना चाहो तो। मैं इसको मिटाने लगा हूँ अब तो, ठीक है, इसको मैं मिटाने लगा हूँ क्योंकि अब मुझे जीनोटाइपिक रेशो लिखनी है, तो इसमें ऊपर ऊपर जीनोटाइपिक रेशो लिखूंगा, वो ध्यान से देखना कैसे लिखूंगा, बिकॉज अगर आप ये सीख गए तो आप आगे कोई भी और कैरेक्टर का भी कर सकते हो। देखो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई लिखा तो ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही इन 16 में से होंगे, यानी कि 1 ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई करके 1 × 1, तो एक है आपके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई रेशो 1:2। 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, जो कि क्या है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 1:1 कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आगे देखोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, जो कि मिलेंगे 2, आगे मिलेगा 4, है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये याद रख लो, सबसे ज्यादा नंबर में ये वाला मिलता है, जो पेरेंट वाला था, जो पेरेंट वाला है वो सबसे ज्यादा नंबर में मिलेगा, ठीक है। फिर 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करो सबको, 1:2:1 मिलेगा, स्मॉल आर के साथ बाकी तीनों को रख लो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आपकी जीनोटाइपिक रेशो है, उसको इस टेबल से मैच करके देखना, टेबल में आपको सेम जीनोटाइपिक रेशो देखने को मिलेगी। टोटल ऑर्गेनिजम्स अगर 16 हैं तो उन 16 में से एक ये होगा, 2 ये होंगे, एक ये होगा, 2 ये, 2 4 ये, 2 ये, एक ये, 2 ये, एक ये है जीनोटाइपिक रेशो लिखने की ट्रिक। ये आप दो मोनोहाइब्रिड की अलग अलग जीनोटाइपिक रेशो लिखो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलर फॉर द फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो कैसे लिखते थे, राउंड इज टू रिंकल्ड, कितनी थी 3:1, क्रॉस टॉल थोड़ी है, हमने दूसरा क्या लिया येलो रेशो ग्रीन 3:1, इसको क्रॉस करो 3 3 9, तो राउंड येलो 9 होंगे, 9:3:3:1, ये तो सबको पता नहीं, यही आती है रेशो। तो 9 क्या है राउंड येलो, 3 क्या है 3 है राउंड ग्रीन 3 क्या है रिंकल्ड येलो, ये क्या है रिंकल्ड ग्रीन। चेक करो क्या यही रेशो आपको उस टेबल से मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का कांसेप्ट भी क्लियर है कि कैसे लिखना है और क्या करना है। मीट्स बनाना सीख लिए, मीट्स की टाइप सीख ली, यार मेरी बात मानो, इससे अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी जो बेसिक्स, जो आपको अलील होमोजाइगस हेटेरोजाइगस जो टर्म्स पता है, तो आप इसको कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। बिकॉज थोड़ा सा आप कनेक्टिंग पावर में लेके आए होगे ना अपने पास, आप 11th में 10th में भी इस चैप्टर को पढ़ के आए हो, है ना। उसमें भी आपने सिर्फ हेरिडिटी पढ़ी है, एवोल्यूशन डिलीटेड होता है हर बार से अब तो, है ना। तो हेरिडिटी आपने पढ़ी है 10th में भी, तो आप वही है, ये भी वही है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज रह गई, बिकॉज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में ना आपको कुछ डेफिनेशंस दिए हैं, वो मैं आपको डेफिनेशंस रीड करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको दिया हुआ है इन्होंने, इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस मेरे ऑफस्प्रिंग्स तक कोई कैरेक्टर जा रहे हैं, उनको हमने कहा इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। देखो यहाँ पे लिखा होगा ये, it is basis of heredity. Inheritance is the process by which characters are passed from parent to offspring. It is the basis of heredity. Variation is the degree by which, अब मेरा बच्चा है वो मेरी तरह पूरा थोड़ी दिखेगा, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को ही हमने कहा कितनी चेंजेस हैं, किस प्रकार के चेंजेस हैं, उन चेंजेस को हमने कहा वेरिएशन। ये अलग है वो पेरेंट से, ठीक है ना। बस इसमें यही याद करना था, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि साहिवाल काऊ जो पंजाब की है उसमें भी हमने ऐसे किया, क्रॉस करके उसको हमने वेरिएशन करके थोड़ा बेटर क्वालिटी का बना दिया, तो वो तो चलो ऐसे ही है, ठीक है। अब हम आएंगे इस सेकंड जो हमने बनाया, इससे मिलने वाला लॉ। इससे मिलने वाला लॉ क्या है, देखो आपने देखा कि हम राउंड का सेपरेट लिख रहे हैं, रिंकल्ड का सेपरेट लिख रहे हैं, मतलब सॉरी राउंड का जो हमने एक कैरेक्टर लिया उसको हम सेपरेट लिख रहे हैं, दूसरे कैरेक्टर को सेपरेट लिख रहे हैं, और फिर हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ भी चला जा सकता है, कोई भी अलील किसी भी अलील के साथ चला जा सकता है, यानी कि दोनों का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट होगा। इसी को हमने कहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? असॉर्टमेंट ऑफ द अलील्स, assortment and rearrangement of alleles is independent, alleles नहीं of factors लिखो, characters कह लो या characters कह लो, is independent of each character, other character है ना, दूसरे character के independent है वो, एक character का inheritance दूसरे character के independent होगा, ये इन्होंने कहा law of independent assortment में। अब जो मैंने 3 लॉ आपको बताए इनको हमने कहा laws of इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनमें से क्या कोई ऐसा लॉ है जो कभी फेल नहीं होता? हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कभी फेल नहीं होता, अगर फेल हो जाए तो हमारे अंदर बीमारियां होंगी। बट लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल होता है, कई की जगह फेल होता है। कौन सी जगह बताऊंगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल होता है, कई की जगह फेल होता है, वो भी बताया जाएगा। तो अब हम आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस कहां पे फेल हो रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहां फेल हो रहा है उसके बारे में समझते हैं, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लॉ ऑफ डोमिनेंस के फेल होने का ये है कि जब हमने जो देखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मेरे ख्याल से अब 30 मिनट तो हो ही गए होंगे, सॉरी 36 मिनट हो गए, ठीक है, ठीक स्पीड चल रही है, बिल्कुल ठीक स्पीड चल रही है। 1.5 घंटे में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो सकता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि यार देखना, इसमें क्या होगा, F1 प्रोजेनी डू नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट। F1 प्रोजेनी किसी भी पेरेंट की तरह दिख ही नहीं रही। एग्जांपल मिराबिलिस जेलेपा, मिराबिलिस जेलेपा जिसको हमने कहा स्नैपड्रैगन, है ना, एंटरहाइनम मेजस, एंटरहाइनम मेजस, एंटरहाइनम मेजस, मेजस एक स्पीशीज है इसकी, ये प्लांट है एक, है ना। इस प्लांट में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, है ना। इस प्लांट में 2 तरह के आपने फूल पहले इनिशियली देखे। एक फूल था कैपिटल आर जो है रेड कलर का, एक फ्लावर था आपके पास स्मॉल आर जो कि था व्हाइट कलर का। अब उन्होंने ऐसे ही ना क्रॉस करवा के देख लिया होगा, क्रॉस करवा के उन्होंने बोला कैपिटल आर स्मॉल आर, पर ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर था आपको ऐसा लग रहा है कि ये रेड होना चाहिए, बट ये कुछ और ही कलर निकला, ये निकला पिंक, ये निकला पिंक। F1 जनरेशन डू नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट, F1 ना ही रेड है ना ही व्हाइट है, इसको हमने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना। तो ये पिंक निकला, F1 में पिंक निकला। अब F2 बना लेते हैं, क्या मिलेगा? कैपिटल आर, मैं आपको डायरेक्ट F2 बना के दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट F2 बना रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट F2 विदाउट गेमेटोजेनेसिस वगैरह, क्योंकि आपने ये बना तो सकते हो ना। तो आपको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, तो स्मॉल आर, ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 1। तो रेशो, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। ये क्या है? ये रेड है। ये क्या है? ये पिंक है। ये क्या है? ये व्हाइट है। फिनोटिपिक रेशो भी 1:2:1। तो जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो के बराबर, यानी GR इज इक्वल टू फिनोटिपिक रेशो PR। GR और PR बराबर है। ये है आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद फुल एग्जांपल। इसके बाद आपको एनसीईआरटी में दे रखा है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो पहले मैं 1 मिनट एनसीईआरटी को थोड़ा सा वो वाला पेज पे भी खोल लेता हूँ और इसको बंद भी मतलब उल्टा करके रख देता हूँ ना। उल्टा करके रखने का क्या तात्पर्य है यार, ऐसे ना कोई चीज रखनी नहीं चाहिए जब तक आप उसे पढ़ ना रहे हो, ये अपमान में गिना जाता है। और हम एनसीईआरटी का अपमान करें तो हम करने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। हाँ, तो अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। बोले यार ये डोमिनेंस हम पढ़ तो रहे हैं बट ये हो कैसे रही है यार, हाउ इज इट दिस पॉसिबल, ये कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है। आपको मैंने बोला कि यार एक जीन है, वो जीन क्या करेगी, वो कोई ना कोई कोड देती है, वो कोई ना कोई कोड देती है, पहले बताया ना, उस कोड से कोई ना कोई चीज बनती है, चाहे वो एंजाइम हो या प्रोटीन हो, कुछ ना कुछ बनता है। और वो एंजाइम जाके सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है ताकि उसको फंक्शन कर सके, ऐसा कह रहे हो, सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है, सिंपल, ठीक है। तो बस यही है। इस जीन की एक फॉर्म वो थी जो कि बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म थी, एक फॉर्म थी जो कि बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म थी, जो कि नॉर्मल एंजाइम दे रही थी, और ये एंजाइम जाके सबस्ट्रेट पे लग जाएगा। सिमिलरली इसकी एक फॉर्म यही वाली, एक फॉर्म में म्यूटेशन होगी, मैंने नॉर्मल जीन तो ये है, नॉर्मल जीन ये है, उसकी एक ये एलील बन गई है ना। इसने क्या किया, नॉर्मल एंजाइम दिया, उसको वो सबस्ट्रेट पे जाके एक्ट कर रहा है, हाँ फंक्शनिंग हो रही है, मतलब फंक्शन तो हो रहा है। सिमिलरली
एक क्या हुआ, एक बार क्या हुआ था कि इसमें कुछ ना कुछ क्या हो गया, म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन में आपको अगले चैप्टर में समझाऊंगा। म्यूटेशन का मतलब अभी के लिए आपको याद रखना है कि कुछ चेंज हो गया इसके अंदर। उस चेंज के कारण अब जो ये पहले नॉर्मल एंजाइम दे रहा था, अब ये एंजाइम तो दे रहा है बट वो एंजाइम का नंबर, मतलब एंजाइम का अमाउंट कम है। अमाउंट तो कम है बट सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रही है क्या? हाँ, सबस्ट्रेट पे एक्ट तो कर रही है। फंक्शन हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। तो अभी भी ये काम तो कर रही है। एक बार क्या हुआ, म्यूटेशन हुई और उस म्यूटेशन से अब ये जीन क्या कर रही है, अब ये एंजाइम नहीं दे रही। अब ये एंजाइम नहीं दे रही, एंजाइम नहीं दे रही तो सबस्ट्रेट पे नहीं गई, सबस्ट्रेट पे नहीं गई तो फंक्शन नहीं हुआ, फंक्शन नहीं हुआ। एक बार क्या हुआ, म्यूटेशन हो गई। अब ये एंजाइम तो दे रही है बट वो एंजाइम फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल नहीं है। तो क्या वो सबस्ट्रेट पे जाएगी? नहीं जाएगी। क्या वो फंक्शन करवाएगी? नहीं करवाएगी। ठीक है, तो दो केस में है फंक्शन नहीं हो रहा। ये दो केसेस कौन से हैं? ये है रिसेसिव एलील के केसेस। रिसेसिव एलील कैसे बनती है? ऐसे ही बनती है, जब डोमिनेंट वाली फंक्शन करना बंद कर दे तो वो रिसेसिव बन जाएगी। ये इसका कहने का तात्पर्य है। और ये तो नॉर्मल यानी डोमिनेंट वाली में है। एक मिनट, कुछ ना कुछ तो मैसेज आया है। चलिए, कोई मैसेज नहीं। अच्छा, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रीमियर चल रहा है। डाउट, अर्नब को डाउट है, बता दिया गया है अर्नब का डाउट। तो चलो चलो आगे हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं यार, इतना टाइम तो वेस्ट करना। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस वाला क्लियरिटी आपको मिल चुकी होगी। इसके बाद आपको दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में को डोमिनेंस। देखो यार, चैप्टर बड़ा है पर बड़े चैप्टर को हम कम से कम टाइम में कर रहे हैं। मास्क लगाना पड़ेगा। इस दिन जॉब चेंज करी है ना मैंने, एक्चुअली टाइप कंपनी चेंज करी। अब कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का क्या मतलब है देखना। इसमें जो F1 जनरेशन है ना, वो F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बोथ पेरेंट्स। जैसे आपने पढ़ा होगा को एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस में दोनों मिलकर रहते थे, वैसे यहाँ पे को का मतलब होता है कि दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो बोथ पेरेंट्स एक्सप्रेस इन F1, दोनों का एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है F1 में। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा, इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है ब्लड ग्रुपिंग में। ब्लड ग्रुपिंग में ए बी ब्लड ग्रुप वाला, सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाला, ओनली ए बी ब्लड ग्रुप, बाकी ए पॉजिटिव, पॉजिटिव तो छोड़ दो, हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। ये जो ब्लड ग्रुपिंग है ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है। आपने क्लास 11 में पढ़ा कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग अलग होती है और रीनस जो भी है, क्या नाम था, रीनस ब्लड ग्रुप अलग होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव वो अलग होता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ एबीओ की बात कर रहे हैं कि ए है, बी है, सी है, सी तो क्या ए बी है या ओ है। ठीक है, तो ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में जो एबी वाला ब्लड ग्रुप है, एबी वाला ब्लड ग्रुप, सिर्फ एबी वाला ब्लड ग्रुप, वो ये चीज शो करता है। ठीक है, ये तो ठीक है। चलो, अब एक चीज और है, एक और इसका मेंडल का, मेंडल ने, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेंडल ने कहा एक कैरेक्टर एक जीन से कंट्रोल होगा या एक जीन से एक कैरेक्टर, तो उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले मेंडल ने एक ये भी कहा था कि एक जीन को कंट्रोल करने वाले केवल 2 ही फैक्टर होंगे, बट नहीं, आपको ऐसा देखने को मिला कि एक जीन को कंट्रोल करने वाले 2 से ज्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं। इसको हमने कहा मल्टीपल फैक्टर्स। मल्टीपल फैक्टर्स माने मल्टीपल एलेलिज्म, हम तो उसको उन फैक्टर्स को एलील बोलते हैं। तो मल्टीपल एलेलिज्म आया। मल्टीपल एलीलिज्म माने मोर देन वन एलील कंट्रोल्स द कैरेक्टर। हाँ, कैरेक्टर को तो एक से ज्यादा एलील कंट्रोल कर सकती हैं, बट इन एन ऑर्गेनिज्म ओनली 2 ऑफ देम प्रेजेंट। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इसका समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि यार मान लो कोई कैरेक्टर है जिसको 3 एलील कंट्रोल कर रही हैं। ये एक कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर, इसको कंट्रोल करने वाली एक है ए डैश A1, एक है A2, एक है A3। ये 3 इसको मिलकर कंट्रोल कर रही हैं। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन करके इसके अंदर हैं तो इसका अलग फिनोटाइप होगा। ये दोनों हैं तो अलग फिनोटाइप होगा, ये दोनों हैं तो अलग फिनोटाइप। इसको हमने कहा कि 3 एलील्स कंट्रोल कर रही हैं, बट इसके अंदर एक टाइम पे तो 2 ही होंगी ना। ऐसे तो इसका क्रोमोसोम का नंबर इम्बैलेंस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिकॉज 3 का क्या मतलब हुआ, 3 आने का क्या मतलब हुआ। अगर मैंने कहा कि यार एक में 3 आ गई तो 3 आने का तो मतलब ये हो गया आपके अंदर होमोलोगस पेयर है, होमोलोगस ट्रिपलेट थोड़ी है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो एक टाइम पे एक ऑर्गेनिज्म में 2 ही मिलेंगे इनमें से, बट कंट्रोल 3 कर सकते हैं। अब मेरे कहने का तात्पर्य देखो, इसका एग्जांपल भी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, इसलिए मैंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को अभी समझाया नहीं, अब समझाऊंगा। इसका एग्जांपल भी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, कैसे देखना।
अब मैं आपको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में रहस्य खोलना शुरू करूंगा, इसको नोट कर लो करना चाहो तो, ठीक है। हेलो, सो गए क्या, जाग जाओ। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, देखो सबसे पहला हम आ रहे हैं वाओ, कितना गंदा रिएक्शन दिया मैंने। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ना आरबीसी पे, आरबीसी देखो ये आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। देखो आपको एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी खोलो, आपको यार मैं ना एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ क्या है, एग्जैक्ट वर्ड एनसीईआरटी ने लिखा था। कहाँ गया, हाँ, plasma membrane of the red blood cells have sugar polymers that protrude from its surface and a kind of sugar is controlled by the gene। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ शुगर्स होते हैं, देयर आर सम शुगर्स, और ये शुगर्स अंदर प्रोट्रूड कर जाएंगे इसके अंदर, जो कि कंट्रोल करता है कि कौन सा अलील आएगा, कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ये शुगर कंट्रोल करेंगे। और ये शुगर को कंट्रोल करने वाली कौन सी जीन है, इसको कंट्रोल करने वाली जीन है आई जीन। ये आई जीन की 3 अलील्स हैं। मान लो यहां पे जो शुगर है वो ए शुगर है, ए शुगर, तो वो उसको जीन हमने लिखा आई ए, माने ए शुगर इज प्रेजेंट। सेकंड बी शुगर आई, बी शुगर, तो ये बी शुगर को दिखा रहा है। थर्ड, अगर कोई शुगर आई ही नहीं तो उसको हम नॉट लिखते हैं या ओ लिखते हैं, आई नॉट लिखते हैं या स्मॉल आई, दोनों इसी का रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग नहीं है, एक ही है ना। इसका मतलब है नो शुगर इज देयर, कोई शुगर नहीं आई। तो ये 3 तरह के अलील्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये 3 तरह के अलील्स प्रेजेंट हैं। अब मल्टीपल एलिज्म में जितने तरह के अलील्स प्रेजेंट होते हैं, जितने तरह के अलील्स प्रेजेंट होते हैं उनमें उसको आप लिखो एन, एन अलील्स प्रेजेंट है, उनमें आप n+2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ये आपको देगा नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, कितने जीनोटाइप आपको मिलेंगे। n क्या है 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 4, 3 प्लस 2, अरे 1 आएगा शायद, अरे सही तो है ना। 3 एलील्स हैं तो 3 इंटू 3 प्लस 2, उल्टा कह दिया कि कुछ कुछ मैंने गलत बोल दिया शायद यार, एक मिनट चेक कर लेता हूँ एक बार। n इंटू, हाँ मैं वही बोलूँ, n+1 होगा, हाँ यहाँ पे n+1 है, तो यहाँ पे कितने एलील्स होंगे, कितने कितने जीनोटाइपिक, आपको कितने जीनोटाइप मिल सकते हैं वो बता रहा हूँ। n है 3, 3 इंटू 3 प्लस 1 4/2 यानी 6 जीनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। कौन से 6 जीनोटाइप मिलेंगे, हो सकता है आई ए के साथ आ जाए आई ए, आई ए के साथ आ जाए आई बी, या आई ए के साथ आ जाए स्मॉल आई, हो सकता है आई बी के साथ आ जाए आई ए, पहले ले लिया है दोबारा नहीं लेंगे, आई बी के साथ आ जाए आई बी, है ना, और आई बी के साथ आ जाए स्मॉल आई। सिमिलरली हो सकता है स्मॉल आई के साथ आ जाए स्मॉल आई, बाकी सारी कंडीशन हम ऊपर ले चुके हैं। स्मॉल आई के साथ कैपिटल आई, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, इसने दी शुगर ए, इसने दी शुगर ए, तो नेट शुगर कौन सी बनी, ए शुगर। इसने दी शुगर ए, इसने दी शुगर बी, तो नेट ग्रुप कौन सा बना, ए बी ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। और देखो 2 एलील्स हैं, दोनों ने खुद को एक्सप्रेस किया, इसने अपनी शुगर दी, इसने अपनी शुगर दी, और जो जीनोटाइप है ऑफस्प्रिंग का उसमें दोनों शुगर देखने को मिल रही है, इसमें दोनों शुगर प्रेजेंट हैं। इसमें इसने शुगर दी, इसने कोई शुगर नहीं दी, इसने शुगर दी बी, इसने भी दी बी, इसने दी बी, इसने कोई शुगर नहीं दी, इसने दी कोई शुगर भी नहीं दी, इसने भी कोई शुगर नहीं दी, तो नेट शुगर 0, तो ये है। तो देखो 6 तरह के जीनोटाइप हैं। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर आपको लिखने हो इसके लिए, मैंने कहा कि यार 4 एलील कैरेक्टर को कंट्रोल करनी है, तो 4 इंटू 5 बटा 2, 10 जीनोटाइप बनेंगे। 10 जीनोटाइप, जीनोटाइप का फॉर्मूला याद रखो, जीनोटाइप्स का फॉर्मूला याद रखना है, यह है फॉर्मूला फॉर जीनोटाइप्स इन मल्टीपल एलिलिज्म। अब मेरे ख्याल से मल्टीपल एलिलिज्म आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा। अच्छा फिनोटाइप कितने हैं, फिनोटाइप, एक फिनोटाइप ये है, दूसरा फिनोटाइप ये है, तीसरा फिनोटाइप ये है और चौथा फिनोटाइप ये है। फिनोटाइप्स आर 4, फिनोटाइप्स आर 4। तो मेरे ख्याल से एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एज मल्टीपल एलिलिज्म आपको समझ आ गया और एज कोडोमिनेंस आपको समझ आ चुका होगा। अब ये आपके पास लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो हैं 2 एक्सेप्शन थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब तीसरा एक्सेप्शन मेंडल की जनरल स्टेटमेंट का एक्सेप्शन है। मेंडल ने कहा था 1 जीन कंट्रोल्स 1 कैरेक्टर। मेंडल ने कहा था 1 जीन कंट्रोल्स 1 कैरेक्टर, बट ये चीज गलत है। आज हमें पता है ये गलत है। कितना टाइम हुआ, 45 मिनट। ओ माय गॉड, अब हम थोड़े से धीरे धीरे चलने लग पड़े यार, क्या हो गया ये, एक मिनट थोड़ा चौक पीछे। हाँ, 1 जीन से 1 कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है, ये मेंडल ने कहा, बट हमें अब ये चीज पता है कि ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है एक जीन कंट्रोल करें मैनी कैरेक्टर्स को, दिस इज एज वेल पॉसिबल। इसको हमने कहा, देखो जीन एक ही है, कैरेक्टर अलग अलग है, ये है प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी।
और अगर मैनी जीन्स ज्यादा हैं और कैरेक्टर एक ही कंट्रोल हो रहा है फिर भी, तो देखो मल्टीपल जीन है ना, तो इसको हमने कहा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये आपको नेचुरली नेचर में जो होते हैं ना, ये आपको वो देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा स्किन कलर, स्किन पिगमेंटेशन कह दो, आई का कलर, तो वो इससे कंट्रोल होता है। सिमिलरली वन जीन मैनी कैरेक्टर्स, ये इसका एग्जांपल दो, बताता हूं इसका एक एग्जांपल। अब दोनों के एग्जांपल बताऊंगा, पहले इसको आप एक बार देख लो कि क्या हमने क्या क्या बोला। प्लियोट्रॉपिक एग्जांपल देखो, प्लियोट्रॉपी आपको पी प्लांट में देखने को मिलती है, पी प्लांट में देखने को मिलती है। एक जीन है बी जीन, जो कि स्टार्च को कंट्रोल करती है, स्टार्च के अमाउंट को कंट्रोल करती है, बी जीन, है ना। ये है एक जीन, इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक है कैपिटल बी, एक है स्मॉल बी। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कौन से होंगे? कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, स्मॉल बी हो सकता है। देखने को मिला कि कैपिटल बी में स्टार्च तो हाई था, स्टार्च वाज हाई, इसमें स्टार्च वाज इंटरमीडिएट, और इसमें स्टार्च वाज लो। तो पहला इनहेरिटेंस ये हो गया। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि क्या ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है? आप कह सकते हो कि हाँ यार, यहाँ पे स्टार्च ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे मीडियम, तो कोडोमिनेंस दिख रहा है कि ये भी एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी एक्सप्रेस कर रहा है ना। तो कोई इसको कोडोमिनेंस भी कह सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कह सकता है। इसमें स्टार्च ज्यादा है, इसमें कम है, बट जो ऑफस्प्रिंग है, जो सेंटर वाला है, उसमें स्टार्च कोई और ही, कुछ और ही मिल गया है ना, तो आप इसको वो भी कह सकते हो। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस दोनों हो सकता है अगर आप ऑप्शन में देखो। वैसे तो मोर अप्रोप्रिएट इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप कह सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं जिसमें स्टार्च ज्यादा था, इसका साइज भी बड़ा था, इस ग्रेन का साइज भी बड़ा था, ग्रेन की बात हो रही है, ग्रेन की साइज की बात, बीज की साइज की बात। इस ग्रेन का साइज था इंटरमीडिएट, इस ग्रेन का साइज था स्मॉल। और साथ में यह भी देखा गया कि अगर इस जीन में चेंज कर दिया जाए तो इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। ये राउंड बनेगा, देखो ये राउंड बनेगा, ये रिंकल्ड बनेगा, सॉरी ये भी राउंड बनेगा, सॉरी ये भी राउंड और ये रिंकल्ड। मतलब अगर मैं इसमें से सिर्फ इसको कंसिडर करूं तो यहां पे तो फिर से लॉ ऑफ डोमिनेंस ही फॉलो हो रहा है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस इनसाइड एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सॉरी प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस। तो ये मैंने आपको दिखा दिया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आपको इन्होंने दिया है फिनाइलकीटोनुरिया का, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा डिजीज जब हम कवर करेंगे। अब हम चलते हैं मैनी जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, स्किन पिगमेंटेशन, है ना। जैसे स्किन पिगमेंटेशन के लिए हमारे पास कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ए बी सी, ये तीन पेयर ऑफ जीन्स हैं, ये तीन जीन्स हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं हमारे कलर को, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है, ये कोई भी पिगमेंट नहीं देते। ये मेलानिन एक पिगमेंट है जो कि हमारे बॉडी को डार्क कलर देता है, तो ये मेलानिन सिक्रीट नहीं करेंगे। बट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये मेलानिन सिक्रीट करते हैं। मतलब जिसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ज्यादा होंगे, या कैपिटल एलील ज्यादा होगी, है ना, कैपिटल एलील जिसमें ज्यादा होंगे वो आपको ज्यादा डार्क दिखेंगे। सबसे पहला इनका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा ना, ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। ये किस चीज का ग्राफ है? यहाँ पे है नंबर ऑफ कैपिटल एलील, ये नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील है ना, डोमिनेंट एलील लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। डोमिनेंट एलील जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ये ग्राफ बढ़ता है फिर कम हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आपको जब क्रॉस करते हो, जब व्हेन यू क्रॉस दैट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जब आप क्रॉस करते हो ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस कर रहा, आपने उस क्रॉस से आपको ये सारा डाटा मिलता है। ये अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल इतना याद रखना कि बेल शेप का कर्व देखने को मिलता है। कभी डाटा नहीं आया, कभी डाटा नहीं आया इसका। मैंने इससे इस चैप्टर के नीट के प्रीवियस क्वेश्चन करवा रखे हैं चैनल पे, तो आप वहां से देख सकते हो। कभी डाटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से, ठीक है। तो ये बेल शेप्ड कर्व मिलेगा, और जैसे जैसे ये एलील ऐड होती जाएगी, है ना, जैसे कैपिटल एलील और बड़ी तो वो और डार्कर कलर होगा। मतलब अगर मैंने कहा कि सबसे लाइटर कलर कौन सा होगा, तो सबसे लाइटर कलर ये वाला होगा, लाइटेस्ट या फेयरेस्ट कलर। मॉडरेट कलर कौन सा होगा, ये जिसमें दोनों बराबर हों। और सबसे डार्कर कलर कौन सा होगा? मेरे ख्याल से ये क्लियर है। आई होप सो दिस इज क्लियर। ये मैनीजेन वाला यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपको समझा दिया गया है, और ये आपको प्लियोट्रॉपी समझा दिया गया। एक चीज और, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक नाम मैंने लिखा था अपनी एनसीईआरटी में, एक मिनट, तो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। अरे यार कहाँ गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इधर थोड़ी आगे है ना वो तो। हाँ देखो, इसका एक नाम लिख लो। अच्छा नहीं, इसका नहीं लिखा वो,
बस इसमें यही है कि बेल शेप्ड कर्व हुआ, कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करेंगी, कंट्रोल्ड बाय मेनी एलील्स एट डिफरेंट लोकस, ये सारी एलील्स अलग अलग लोकस से प्रेजेंट होंगी। ईच एलील का एक एडिटिव इफेक्ट होगा, मतलब अगर कोई एक कैपिटल एलील ऐड हो रही है तो उससे उसका इफेक्ट ऐड होगा, मेलेनिन और ज्यादा बढ़ेगा। ट्रेट जो है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शो करते हैं, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी शो करते हैं ट्रेट्स, ये भी आप लिख सकते हो। यार मैंने एक नाम लिखा था किसी बीमारी का, किसी चीज का नाम लिखा था साइड पे यार, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आ सकता है नीट में। चलो अगर मुझे मिले आगे तो मैं आपको बता दूंगा, हो सकता है कि यहाँ पे ना लिखो, किसी और चैप्टर में मुझे याद आ रहा हो ऐसे ही, ठीक है कोई नहीं। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जो भी आपके पास एक्सेप्शन हैं। 1 मिनट कितना, हाँ ठीक है, 1 घंटा हो गया ना, तो 2 घंटे में भी अगर ये लेक्चर ओवर हो जाएगा तो भी आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज ये चैप्टर 2 घंटे का है नहीं, 2 घंटे में पढ़ाना इसको बहुत डिफिकल्ट है। हाँ अगर पहले से कुछ लिख के लेके आना है, सिर्फ बोलना है समझाना है तो वो तो आसान है। हेलो, बोलिए दोबारा कहाँ से आ गए? बीच में अचानक से एंट्री, वो भी बिना कपड़े, मतलब बिना कपड़े के क्या, कपड़े चेंज करके, बिना कपड़े के थोड़ी यार, कपड़े चेंज करके आए हैं। क्यों आए हैं कपड़े चेंज करके? क्योंकि यार ये पार्ट मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, उसी लेक्चर में था, बट उसमें माइक बंद हो गया था, मैंने थोड़ी देर बाद नोटिस किया था, फिर बाहर देखने गया था कि दूसरा माइक चार्ज हो गया है, तो दूसरा माइक लेके आया था। अब ये माइक दोबारा से, है ना, अगले दिन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए लिंकेज के बारे में मैं बता रहा था। अब हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसके एक्सेप्शंस को देखेंगे हम, उसके एक्सेप्शंस को देखेंगे। देखना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है यार, इसको मैंने हाथ में पकड़ के एक बार बनाता हूँ वीडियोस, नहीं तो मुझे वहम ही देगा कि बंद तो नहीं हो गया, है ना। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है वो आपने पढ़ लिया। अब देखना, मैंने कहा कि यार मॉर्गन ने इस चीज को प्रूव किया, कैसे किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले देखो, मैंने कहा कि यार ये एक क्रोमोसोम है, बोले ये तो क्रोमोसोम दिख नहीं रहा यार। अरे भाई आपके पास पहले क्रोमैटिन ही होता है, वो क्रोमैटिन जब इंटरफेज में एस फेज होता है ना, एस फेज, तो एस फेज के टाइम पे ये खुद को डबल कर लेता है इस प्रकार से, एस फेज के बाद ये ऐसा दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। डबल तो ये एस फेज के बाद दिखेगा, पहले ये ऐसे ही होगा, पहले ऐसे है ना, मतलब जो चीज यहाँ पे है वो जब डबल हो जाएगी तो वही चीज यहाँ पे भी आ जाएगी। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, ये आप समझेंगे और डिटेल में कहाँ पे, सेल साइकिल सेल डिवीजन में। चलिए कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, बट मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लोकस ये है वही लोकस ये भी है, ये भी कह सकते हो, है ना। तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि ये होमोलोगस पेयर था, एक ये है, इस पेयर का एक, और एक दूसरा ये है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे और इसके यहाँ पे जो जीन्स है ना, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे वो क्या होती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं। जैसे देखो ये था, ये था, तो यहाँ का मटेरियल चेंज हो जाएगा। माने देखना, अगर मैंने कहा कि ये खाली है यहाँ से और यहाँ पे कुछ ना कुछ है, ये जो है ये कुछ अलग है, ये अलग है, मान लो इनकी क्रॉसिंग ओवर हुई, ये था 1, ये था 2, इनकी क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये वाला इसके अंदर चला जाएगा और इसका खाली इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ये कैसा होगा, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर 1 ये हो चुका होगा और 2 ये हो चुका होगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, मेरे ख्याल से ये सब आपको अभी तक के लिए तो क्लियर होगा। माइक बंद नहीं हुआ है, दैट मीन्स ये चार्ज है, थोड़ा बहुत तो होगा ना। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हैं। अब ये है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब यही हमने पढ़ना है ड्रोसोफिला के केस में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल लेता हूं पहले मैं, नॉर्मल वाला एक एग्जांपल ले रहा हूं। ड्रोसोफिला का केस तो बाद में पढ़ाऊंगा, पर उससे पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं, जनरल एग्जांपल। मैंने कहा कि ये एक होमोलोगस पेयर है। अच्छा, ये क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ अ होमोलोगस पेयर। माने ये एक होमोलोगस पेयर है, ये इसका पहला क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड, ये दूसरा, ये पहला क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड। देखो इसके जो 2 क्रोमैटिड्स हैं इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये वाला आपस में नॉन सिस्टर होंगे, ये वाला नॉन सिस्टर। तो नॉन सिस्टर ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम वो है आपके पास क्या, जिनके बीच में एक्चुअल में ये सब हो रहा होता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, इधर है सी, इधर है टी। तो मान लो ए और सी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो उससे क्या बनेगा, ए की जगह सी आ जाएगा, बाकी सेम। तो पहला ये बना और दूसरे की जगह क्या आएगा, सी की जगह ए आ गया, तो यहाँ पे ए और डी बन गया। तो ये 2 चीजें बन गई। पहला केस तो ये है कि सिर्फ सी वाला एक्सचेंज हो गया ए के साथ। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस 2, केस 2 हो सकता है कि बी वाला डी वाले के साथ एक्सचेंज हो चुका हो और सी वाला ए वाला वहीं पे है जहां पे थे, है ना। तो पहले क्रोमोसोम पे ए तो वहीं पे है बट बी की जगह डी आ गया, इसमें सी तो वहीं पे है बट डी की जगह बी आ गया। सेकंड केस ये हो सकता है। तीसरा केस हो सकता है कि ए और बी चिपके हुए हों, बड़ी पास पास है तो वो बड़े चिपके हुए हैं, और चिपकू होने के कारण, चिपके हुए होने के कारण क्या हो रहा है, वो जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। और सिमिलरली सी और डी भी आपस में चिपके हुए हैं मान लो, ठीक है। तो अब क्या हुआ,
क्योंकि ये एक साथ जाएंगे तो जो पहला क्रोमोसोम है उसमें सी और डी आ जाएगा और दूसरे में ए और बी एक साथ चले जाएंगे। अरे ये तो देखा देखा लग रहा है, ये तो देखा देखा लग रहा है, ये तो देखा देखा लग रहा है। बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल देखा देखा लग रहा है। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है ना। तो दैट मीन्स अगर ये दो जीन्स आपस में चिपकी हुई हैं, आपस में लिंक्ड है, इनको बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, यानी कि इसको कह सकते हो लिंकेज। जहां पे लिंकेज हुई हुई है, जहां पे वो दोनों अलग अलग जीन्स थी, इनका इनहेरिटेंस वैसे तो अलग अलग होना था, बट ये एक साथ चिपकी हुई हैं, इसीलिए इनहेरिटेंस एक ही तरह पे एक ही साइड पे हो रहा है ना। तो इसलिए हमने कहा कि जब लिंकेज है तो जो आपको ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं वो पेरेंट की तरह दिख रहे हैं, है ना। तो लिंकेज जब है हाई तब आपको पेरेंटल टाइप मिल रहे हैं हाई। पेरेंटल टाइप हाई का मतलब जो नए बन रहे हैं, नए, ये नई नई कॉम्बिनेशन है। नई कॉम्बिनेशन को हमने कहा रिकॉम्बिनेंट्स। जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो हैं लो। और इसी को हमने कहा, अच्छा देखो, जहां पे हुआ लिंकेज वहां पे डिस्टेंस बिटवीन जीन्स कितना है, कम है, तो डिस्टेंस इज लेस। ये मेरे ख्याल आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें अगर आप साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, इसका चेंज कर दो, इसका चेंज कर दो, तो आपको दूसरा केस मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए ना। कितना टाइम हुआ? अरे भाई 5 मिनट तो यहीं पे हो गए। वो मैंने उधर 10 मिनट में समझा दिया था बिकॉज वहां पे फ्लो बना हुआ था। अब मुझे फ्लो बनाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, अब हम फ्लो में चलेंगे, मॉर्गन की क्रॉस को देखेंगे। मॉर्गन ने क्या किया? मॉर्गन ने क्रॉस कंडक्ट किया किसके अंदर? ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला को बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला को बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला का नाम है। ड्रोसोफिला में सबसे पहले तो चार पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जिनमें से 3 पेयर्स आर ऑटोसोम एंड 1 पेयर इज फॉर एलोसोम। एलोसोम माने सेक्स क्रोमोसोम कह लो, तो सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। तो सेक्स क्रोमोसोम का एक पेयर है, और जो एक पेयर है सेक्स क्रोमोसोम का, ये मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। और जो ये 3 पेयर्स हैं, है ना, ये हैं ऑटोसोम्स के। तो इसमें मॉर्गन ने क्या किया? मॉर्गन ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए इनके, जिसपे वो स्टडी कर रहे थे, वो एक्स क्रोमोसोम पे थे। उनकी जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे थी। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि मॉर्गन ने इन्हीं को क्यों चूज किया, फ्रूट फ्लाई को क्यों चूज किया? सबसे पहला, ये 2 वीक्स में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेती है। सेकंड, 1 मेटिंग, सिंगल मेटिंग से लार्ज प्रोजेनी दे देती है। थर्ड इजीली डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स हैं, इजीली डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स हैं। फोर्थ, मेल और फीमेल में अंतर हम देख के बता सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना आपको जानने के लिए काफी है। अब मैं एक थोड़ी सी बड़ी वाली चौक ले लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी वाली चौक हमें चाहिए होगी। इसमें चौक्स भरी हुई हैं मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल सही। चलिए अब आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर है। अब मॉर्गन ने कुछ क्रॉसेस किए जिसमें उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स इनके चूज किए जो कि एक्स एक्सिस पे थे, एक्स एक्सिस पे नहीं, जो कि एक्स क्रोमोसोम पे थे। वो कैरेक्टर्स कौन से थे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला था आई कलर। आई कलर कैन बी वाइट, इट कैन बी रेड। वाइट है तो लिखेंगे W, अदरवाइज W+। W+ का मतलब है वाइल्ड टाइप, और यहाँ पे वाइल्ड टाइप का मतलब है डोमिनेंट। डोमिनेंट को हम W+ से, यानी रिसेसिव के ऊपर प्लस लगा दो तो वो डोमिनेंट बन गया। सिमिलरली सेकंड कैरेक्टर जो उन्होंने चूज किया, दैट वाज बॉडी का कलर। बॉडी का कलर कैन बी ब्राउन, कैन बी येलो, और इट कैन बी ब्राउन। येलो है तो वाई, ब्राउन है तो Y+, और इसी को हमने कहा W, मतलब वाइल्ड टाइप। Y+ है वाइल्ड टाइप। सिमिलरली थर्ड कैरेक्टर उन्होंने लिया साइज ऑफ विंग। चल रहा है ना माइक? साइज ऑफ विंग, उनका विंग कितना बड़ा है। अगर वो लार्ज है, वैसे तो लार्ज नहीं होता, अगर वो मिनिएचर है, स्मॉल है, तो उसको हमने लिखा स्मॉल m। अगर वो नॉर्मल साइज है तो उसको हमने लिखा है M+। तो मेरे ख्याल से ये 3 कैरेक्टर्स आपको क्लियर होंगे जो इन्होंने कंसिडर करे। इन 3 कैरेक्टर्स के ये 6 ट्रेट्स हो गए। अब मैं इनकी क्रॉसेस बना के दिखाता हूँ। ड्रोसोफिला जो पहला क्रॉस करवाया है इन्होंने, पहले तो ड्रोसोफिला की जीन्स किस पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो ये रहा एक्स क्रोमोसोम, ये रहा एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम को मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा लाइट है, काफी लाइट है। अब देखो, अब मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं, अब बिल्कुल ठीक ठाक आपको दिख रहा है। इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये वाई जीन, ये है W जीन, और ये है M जीन। उन्होंने लिया फीमेल क्रॉस मेल, तो फीमेल उन्होंने ले ली ट्रू ब्रीडिंग लाइन। अगर हम एम वाले कैरेक्टर को ना स्टडी करें, पहले हमने सिर्फ क्रॉस ए करना है। क्रॉस ए में यही क्रॉस है, इसका क्रॉस आपने करवाया वाइल्ड टाइप से,
वाइल्ड टाइप क्या होगा, Y प्लस W प्लस, और यहाँ पे कोई जीन नहीं है बिकॉज ये Y क्रोमोसोम है। अब इसका क्रॉस जब उन्होंने करवाया तो हो सकता है YW के साथ ये चला जाए और YW के साथ ये चला जाए, तो दो ही ऑफस्प्रिंग्स पॉसिबल है ना। तो F1 प्रोजेनी जो बनेगी वो क्या होगी, YW के साथ चला गया Y प्लस W प्लस, और YW के साथ चला गया Y क्रोमोसोम। ये आपके पास दो ऑफस्प्रिंग हैं जिनमें से एक ऑफस्प्रिंग मेल है, एक ऑफस्प्रिंग फीमेल है। अब इनका उन्होंने सेल्फिंग तो हो नहीं सकती ना इनमें, बिकॉज ये ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला में कोई आप ऐसा तो नहीं पॉलिनेशन करवा दोगे, नहीं, इसमें क्रॉसिंग ही कर पानी पड़ेगी। तो इनका क्रॉस करवा दिया, F1 का क्रॉस करवा दिया ताकि आपको F2 मिल सके। अब F1 का क्रॉस ध्यान से देखना, YW के साथ YW चला गया, पहली केस, पहला कंडीशन। YW के साथ YW, सेकेंड कंडीशन YW के साथ Y क्रोमोसोम, थर्ड कंडीशन Y प्लस W प्लस के साथ YW, फोर्थ कंडीशन अरे Y प्लस W प्लस के साथ गया Y क्रोमोसोम। ये चार कंडीशन तो आपने यहां से बना ली। फिर उन्होंने कंसिडर किया कि इसमें क्या पता क्रॉसिंग ओवर हो रही हो, उन्होंने ऐसा कंसिडर किया, होती है नहीं होती वो हमें नहीं पता, बट मान लिया कि हो रही होगी, है ना। तो होती है तो Y प्लस को Y के साथ एक्सचेंज कर दो, आपको मिलेगा Y प्लस W। तो Y प्लस W के साथ चला गया YW, ये हो गया आपके पास फिफ्थ ऑफस्प्रिंग। सिक्स्थ Y प्लस W के साथ चला गया Y क्रोमोसोम। सेवन सिमिलरली, अब देखो Y प्लस को एक्सचेंज किया, अब W को एक्सचेंज कर दो, Y प्लस के साथ W आ गया और Y के साथ W प्लस आ गया, मतलब YW प्लस के साथ अब ऑफस्प्रिंग्स बना के देखो, ये रहा YW प्लस, इसके साथ किया YW, एंड एट ऑफस्प्रिंग है YW प्लस के साथ Y क्रोमोसोम। ये 8 ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। क्या आपको ये आठों के आठों दिख रहे हैं? नीचे से थोड़े से नहीं दिख रहे हैं, तो नीचे से थोड़े से दिखाने के लिए मैंने इसको नीचे कर दिया, मैंने इसको नीचे कर दिया, अब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको सारा कुछ क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, ये YW पेरेंट है, YW Y क्रोमोसोम पेरेंट है, अरे YW और Y क्रोमोसोम, हाँ देखो YW और Y क्रोमोसोम पेरेंट है, किसी का भी पेरेंट हो, इसका हो या इसका हो, है ना। देखो Y प्लस W प्लस YW, Y प्लस W प्लस और YW भी पेरेंट है, एंड Y प्लस W प्लस और Y क्रोमोसोम भी पेरेंट है। तो ये चार जो है ये पेरेंटल टाइप है, और नेचर में ये देखने को मिले 98.7%। नेचर की बात कर रहे हैं हम, आप अपनी बात नहीं कर रहे। थ्योरेटिकल तो हमने निकाल दिया कि आधे 50% ये 50% ये, बट नेचर में कैसे मिले? नेचर में ज्यादा पेरेंटल टाइप मिले। नेचर में पेरेंटल टाइप अगर हाई है तो इससे हमें पता चला कि इनका डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा, ताकि लिंकेज ज्यादा है, बिकॉज लिंकेज ज्यादा होगी तो ही पेरेंटल टाइप ज्यादा मिलेंगे। ये कितने मिले? इनको मिला के सिर्फ 1.2% बना, बस। इससे हमें पता चला कि Y और W जीन बड़ी पास पास में है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जब क्रॉस 2 बनाया, क्रॉस बी आपका होमवर्क है वो आप खुद से बनाएंगे। क्रॉस बी में क्या हुआ, उन्होंने Y जीन को हटा दिया, उन्होंने स्टडी किया W और M को। अब W और M के बीच में देखो मैंने कितनी दूर दूर बनाई है ये जीन्स, और एक्चुअल में ये दूर होती हैं। तो इस केस में जो रिकॉम्बिनेंट्स थे, सेकंड केस में, ये सेकंड केस है, सेकंड केस में जो रिकॉम्बिनेंट्स थे दैट वर 37.2%, और जो पेरेंटल टाइप थे 37.2 को माइनस करके देखो 8 आएगा सबसे पहले, तो है ना। तो 8 9 10 38 2 62.8% पेरेंटल टाइप थे, ठीक है। तो ये है सेकंड केस। और एक और चीज, जब भी रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर आपको दिया हो मोर देन 50%, तो इसका मतलब है कि वो दोनों जीन्स जिसके बारे में बात हो रही है वो दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा। तो विद दिस अब आगे आप लेक्चर आगे का देख सकते हो। हेलो यार, मेरे को पता नहीं था कि आवाज बंद हो गई है ना। मैं ऐसे ही बोली जा रहा था, कोई बात नहीं, मैं पीछे वो कर चुका हूँ, वॉइस ओवर से समझा दूंगा, बट स्टिल एक बार दोबारा सुन लो। क्या है, मेरे ख्याल से यहीं पे आवाज रुकी होगी, या चलो मैं वॉइस ओवर से समझा दूंगा आपको आगे आगे का, ठीक है, ये वाला, है ना। अब मेरे ख्याल से ये क्लियर है सबको, रिकॉम्बिनेंट्स वगैरह का। आई डोंट नो वॉइस कितनी ज्यादा रुकी हुई पीछे, कब से रुकी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, देख लेंगे। हो सकता है ये लेक्चर फिर मैं कल डाल दूं, ठीक है ना। बड़ा दुख होता है यार ऐसे। तो ये रिकॉम्बिनेंट्स वाला प्रोसीजर आपको क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे आते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है, सबसे पहले तो ना मेंडल जो है, मेंडल का काम को ज्यादा सराहना नहीं मिली।
मेंडल के काम को सबने बेवकूफ कह के ठहरा दिया यार, क्या क्या बात कर रहा है यार, है मैथ्स लेके आ गया इसमें, रेशोज लेके आ गया इसमें, क्या व्हाट इज दिस। तो इसलिए मेंडल को ज्यादा वो नहीं मिला कि यार ये क्या कह रहा है, क्रोमोसोम यहाँ से वहां जा रहा है, वहां से यहाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, पहले इन्होंने ऐसा कहा। पर बाद में डीवरीज, कॉरन्स एंड शर्मा, ये 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेंडल के काम को परखा। कब? जब क्रोमोसोम के लिए जो देखने के लिए वो बन गया, माइक्रोस्कोप बन गया। उसके बाद उन्होंने देख लिया, यहाँ यार बिल्कुल सही है, ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये सब हो रहा है, उसके बाद ये वाला इसके साथ जा रही है, ये वाला इसके साथ, तो हाँ बिल्कुल सही कह रहा था मेंडल। फिर उन्होंने ये जो है 1990 में 1900 में 3 साइंटिस्ट डीवरीज, कॉरेंस और शर्मा ने देखा कि क्रोमोसोम और अलील्स का, क्रोमोसोम और अलील्स का बिहेवियर, क्रोमोसोम और जीन्स का बिहेवियर बिल्कुल सिमिलर है। इसी को उन्होंने कहा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सिर्फ इतना ही है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद आए वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडोर बोवेरी। वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडोर बोवेरी ने क्या कहा? क्रोमोसोम का बिहेवियर पैरेलल है जीन्स के बिहेवियर के। उन्होंने ये कहा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसकी है? सुटॉन और बोवेरी की। जो डीवरीज, कॉरन्स और शर्मा है, इन्होंने सिर्फ रीडिस्कवर किया मेंडल को, उन्होंने कहा हाँ मेंडल बिल्कुल सही किया था। बट जो ये हैं सुटॉन एंड बोवेरी, इन्होंने कहा कि मेंडल ने सही तो कहा ही था, और साथ में ऐसा ही बिहेवियर हमें क्रोमोसोम का दिख रहा है। तो क्रोमोसोम का बिहेवियर इज पैरेलल टू क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर। तो हाँ, क्रोमोसोम का बिहेवियर इज पैरेलल टू जीन्स। ठीक है। अब ये ड्रोसोफिला वाला किसने बताया था? ये बताया था मॉर्गन ने। मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे, मैं सिर्फ ये डिस्कवरी वाली पार्ट में बोल के बता रहा हूँ ना। मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टुटरवेंट। एल्फ्रेड स्टुटरवेंट, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस सब के बेसिस पे किया लिंकेज वगैरह, उन्होंने इस सब के बेसिस पे मैप बना लिए, क्रोमोसोमल मैप। ठीक है, यार कौन सी कितनी दूर है, ये डिस्टेंस वगैरह को दर्शाने के लिए उन्होंने क्रोमोसोमल मैप बना लिए। अब हम आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ नहीं है, सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ नहीं है इसमें। सेक्स डिटर्मिनेशन समझा देता हूँ, है ना, आता ही है आपको। हम ह्यूमंस की बात करें तो ये सबसे पहले ना 2 चीज हो सकती है, ये तो मेल में हेट्रोगेमेटी होगी, ये तो फीमेल में हेट्रोगेमेटी। मतलब ये तो मेल गमीट अलग अलग होंगे, या तो फीमेल गमीट अलग अलग होंगे। एक में गमीट अलग अलग होंगे ही होंगे, एक गमीट सेम होंगे। जैसे अगर मैं बात करी एक्स 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 वाई, ये टाइप किसकी है? ये है मेल हेट्रोगेमेटी। मेल हेट्रोगेमेटी जो कि आपको देखने को मिलती है ह्यूमंस में, जो कि मैंने आपको पहले से ही स्टार्टिंग में पढ़ा दी थी, बट फिर मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ। फीमेल है ये है फीमेल, ये है मेल। फीमेल में एक्स ही गमीट है, इसमें एक गमीट एक्स है, एक गमीट वाई है। तो एक्स के साथ जब एक्स गया, एक्स के साथ जब वाई गया, तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ये बना है फीमेल, ये बनी है मेल, है ना, ऑर्गेनिज्म तो सेम है। ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। दिस इज F1 प्रोजेनी, दिस इज F1 प्रोजेनी। F1 F2 से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसमें मेल है जो डिटरमाइन कर रहा है कि सेक्स ऑफ द बेबी क्या होगा। सिमिलरली ये आपको देखने को मिलता है किसमें? ये आपको देखने को मिलता है ह्यूमंस के केस में, ये वाला एक्स 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 वाई वाला ह्यूमंस के केस में देखने को मिलता है, और ड्रोसोफिला के केस में देखने को मिलता है। ठीक है। अब ये तो हो गया पहला मैकेनिज्म जिसमें मेल हेट्रोगेमेटी। मेल हेट्रोगेमेटी में ही दूसरा मैकेनिज्म कि फीमेल तो होमोजाइगस है, बट मेल में एक्स तो आया, बट एक्स के साथ कुछ और आया ही नहीं है। ये तो इससे क्या बनेगा? इससे एक्स एक्स का क्रॉस करवा दो एक्स ओ के साथ, तो एक मिलेगा, एक इससे मिलेगा एक्स क्रोमोसोम, एक्स गमीट, इससे मिलेगा एक्स गमीट, और ओ गमीट, मतलब ओ गमीट मतलब जिसमें कोई जीन आया ही नहीं, तो एक बनेगा एक्स एक्स, एक बनेगा एक्स ओ। ठीक है ना। तो इसमें भी मेल ही है जो डिफाइन कर रहा है क्या कि किसमें कौन सा जा रहा है। ये आपको देखने को मिलता है ग्रास होपर में। देखो ग्रास होपर में ये आपको देखने को मिलता है। कहाँ लिखा है ग्रास होपर वाला? हाँ देखो, ग्रास होपर इज एग्जांपल ऑफ एक्सओ टाइप ऑफ, इसको बोलते हैं एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। इसमें भी मेल, ये मेल है, मेल हेट्रोगेमेटी। अब फीमेल हेट्रोगेमेटी में क्या होगा? फीमेल हेट्रोगेमेटी में भी जैसे हमने अभी करे ना वैसे ही है, बट यहाँ पे जेड 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 डब्ल्यू होता है, जेड 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 डब्ल्यू, ये आपको देखने को मिलता है बर्ड्स में। ये मेल है, ये मेल है, अब ये मेल है, ये फीमेल है। मेल से मिलेगा जेड क्रोमोसोम, जेड गमीट, इससे मिलेगा जेड गमीट और डब्ल्यू गमीट। जेड जेड मिले तो जेड जेड बन गया, जेड डब्ल्यू मिले तो जेड डब्ल्यू बन गया। ये है मेल, ये है फीमेल, तो ये है फीमेल, ये है मेल, है ना। ये फीमेल हेट्रोगेमेटी का एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल जेड 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 ओ टाइप, इसका एग्जांपल आपको नहीं दिया हुआ, बट वही है जैसे एक्स 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 हो था वैसे जेड जेड ओ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है। एक आता है हनी बी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हनी बी का मैं आपको करवाता हूँ। हनी बी का आपको डिटेल में करेंगे, उसके बाद डिजीज आ जाएंगी, उसके बाद डिजीज आ जाएंगी, और डिजीजेस को पढ़ना बड़ा आसान है। हनी बी का केस देखो, हनी बी में देखने को मिलती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल नहीं यार, हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटरमिनेशन। माने हनी बीज में जो मेल है वो हैप्लॉइड होगी, फीमेल इज डिप्लॉइड। तो फीमेल हनी बी कैसी है?
उसमें 32 क्रोमोसोम्स हैं, बट मेल हनी बी में सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स हैं। ये है डिप्लॉयड कंडीशन, ये है हैप्लॉयड कंडीशन। तो क्या 16 के बाद ये और गैमेट बना पाएगा? ये तो पहले से हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड से गैमेट नहीं बनते, तो इसके गैमेट मियोसिस से तो नहीं बनेंगे, है ना। तो मेरी बात सुनो, ये है फीमेल 32 गैमेट वाली, ये है मेल 16 गैमेट वाला। फीमेल मेल, इसने अपने गैमेट्स बना लिए, कैसे बनाए? मियोसिस से बनाए। इसने माइटोसिस कर ली और इसने अपने गैमेट बना लिया, परंतु हो सकता है कि ये इसके साथ फ्यूज करे। अगर तो ये फ्यूज कर गया तो फाइनल नंबर कितना हुआ? 32 हुआ। फाइनल नंबर 32 वाला फीमेल। तो अगर फ्यूज कर जाए तो फीमेल, अदरवाइज ऐसे ही रहे तो ये मेल। ये मेल बन गया बाद में, ठीक है ना। तो देखो अब ये मेल है, ये 16 है, इसके फिर से क्रोमोसोम बनाओ, ये 16 बनेगा एक, ये 16 बनेगा दूसरा, इनको फ्यूज करवा दो 32, और ये एक और 16 जो कि मेल है। देखो इस मेल का कोई फादर है क्या? नहीं, ये तो मदर से बनी है। इस मेल का कोई फादर है नहीं, बट इस मदर का तो कोई फादर है ना। मदर का फादर कौन है? ये है ग्रैंडफादर, तो ये है ग्रैंडफादर, इसका ये ग्रैंडफादर हुआ। तो इस मेल चाइल्ड का फादर तो नहीं है, बट ग्रैंडफादर है, ये मदर है ना। तो मेल है डू नॉट हैव फादर बट हैव ग्रैंडफादर। ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा इन हनी बीज के केस में। यार मेरे को यार ये अब दिक्कत हो रही है कि पता नहीं यार कितना ऐसा होगा जो बिना आवाज के होगा पीछे। व्हाट इज दिस यार, पहले दिख रहा था ये माइक, फालतू के माइक है यार, चार्ज में क्या बोलूँ, सब गलती तो मेरी है। ठीक है, अब हम आते हैं डिजीजेस के ऊपर, डिसऑर्डर्स के ऊपर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्रोमोसोमल भी हो सकते हैं, मेंडेलियन भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो आगे चलो, सेक्स डिटर्मिनेशन हमने कर लिया है, म्यूटेशन मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। जेनेटिक डिसऑर्डर में पेडिग्री एनालिसिस हम करेंगे बाद में, पहले हम करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। लास्ट के दो टॉपिक्स बचे हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या है? सबसे पहले तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पे आते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैसे हो सकते हैं? या तो ये होंगे सेक्स लिंक्ड, मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे इनका जो है जीन जो है वो अफेक्ट हो रहा होगा। सेक्स लिंक्ड होंगे, सेक्स लिंक्ड में एक्स क्रोमोसोम पे हो सकती है या तो वाई क्रोमोसोम पे हो सकती है। अगर एक्स क्रोमोसोम पे है उसको हमने कहा एक्स लिंक्ड, अगर वाई क्रोमोसोम पे है तो उसको हमने कहा वाई लिंक्ड। सिमिलरली अगर तो ये सेक्स लिंक्ड है तो ठीक है, अदरवाइज ये ऑटोसोमल भी हो सकती है। ऑटोसोमल मतलब एक्स वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट ही नहीं है, ऑटोसोमल कोई अलग किसी और जीन पे प्रेजेंट है ना। अब एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड ये डोमिनेंट भी हो सकती है, रिसेसिव भी हो सकती है। मतलब अगर एक अफेक्टेड एलील आ गई तो ही बंदा बीमार, तो वो डोमिनेंट है ना। तो ये डोमिनेंट भी हो सकती है, रिसेसिव भी हो सकती है, डोमिनेंट भी हो सकती है, रिसेसिव भी हो सकती है, डोमिनेंट भी हो सकती है, रिसेसिव भी हो सकती है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। ठीक है, अब मैं एक एक करके हर केस को समझाता हूं। ऑटोसोमल रिसेसिव माने इसका कोई अलग सा एलील है, अलग से जीन है। मैंने कहा ए जीन पे प्रेजेंट है ये, है ना, ए जीन पे। रिसेसिव है, रिसेसिव का मतलब है दोनों अफेक्टेड एलील होने चाहिए किसी जीन में। तो क्या ये अफेक्टेड होगा? इट इज नॉट अफेक्टेड। ये तो नॉर्मल है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कंडीशन। क्या ए डॉट, जहां पे ए डॉट अफेक्टेड एलील है, क्या ये अफेक्टेड होगा? नहीं, ये अफेक्टेड तो नहीं, बट ये कैरियर है। वो एक कैरियर क्यों बोला बताता हूं। क्या ये ए डॉट ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, और ये रिसेसिव ऑटोसोमल के केस को हमने पढ़ा, है। ठीक है, इसमें ये कैरियर क्यों बोला मैंने? देखो इसका आप किसी के साथ भी क्रॉस करवा के देखो, इसका आप किसी के साथ, मतलब या तो इसके साथ या तो इसके साथ, देखो बीमारी आगे कब जाएगी, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कब जाती है? जब कैरियर के क्रॉस या तो कैरियर के साथ हो रहा हो या तो अफेक्टेड के साथ हो रहा हो, तो ही आगे बीमारी पास हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। कैरियर को आप इसके साथ क्रॉस करवाओ, बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो कैरियर का क्रॉस आप इसके साथ करवा के देखो, ए डॉट का क्रॉस करवाओ ए डॉट के साथ, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ए डॉट, यही दो कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी। ये होगा 50%, ये होगा 50%। तो इसमें देखो अफेक्टेड आपको देखने को मिल रहे हैं, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये देखो बीमारी कैसे हो रही है, कैरियर की मदद से हो रही है। जहां पे कैरियर है वहां पे बीमारी होगी ही अभी आगे, है ना। तो कैरियर वो है जो कि खुद तो नॉर्मल है, खुद इसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, खुद ये नॉर्मल है, बट आगे अफेक्टेड अलील भेज देता है, आगे उस ट्रेट को भेज देता है। ट्रेट एक से होता है, अलील से आगे उस ट्रेट को भेज दिया, इसको हमने कहा कैरियर। ये रिसेसिव ऑटोसोमल का केस क्लियर है। अब हम आते हैं डोमिनेंट ऑटोसोमल। ठीक है, मैं कुछ सुन रहा था। डोमिनेंट ऑटोसोमल के केस में अगर एक भी अफेक्टेड जीन है, एक भी अफेक्टेड एलील है, तो ये कैरियर की जगह क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। मतलब डोमिनेंट के केस में कोई भी कैरियर होता ही नहीं है। डोमिनेंट के केस में बंदा नॉर्मल सिर्फ इसी कंडीशन में होगा, बाकी सब में बीमार होगा।
मेरे ख्याल से ये क्लियर है। और अगर बीमारी आगे पास करवानी है तो या तो वो अफेक्टेड होगा, या तो वो हेटेरोजाइगस अफेक्टेड है, या तो वो होमोजाइगस अफेक्टेड है डोमिनेंट के केस में। ठीक है, मेरे ख्याल से ये ऑटोसोमल डिजीज आपको क्लियर है। फिर है सेक्स लिंक्ड डिजीज, जो कि है एक्स क्रोमोसोम पे, है ना। वाई लिंक्ड, वाई क्रोमोसोम पे आपके सिलेबस में है नहीं है, आपको सारी डिजीज रिसेसिव है सिलेबस में। ठीक है, तो पहले आपको बता देता हूँ सेक्स लिंक्ड वाई वाली कैसी होगी। या वाई वाली देखो, पहले हम वाई लिंक्ड की बात कर लेते हैं। वाई लिंक्ड डोमिनेंट की बात करो। वाई लिंक्ड डोमिनेंट माने एक्स एक्स, क्या वो फीमेल के अंदर होगी? फीमेल के अंदर बीमारी हो ही नहीं सकती, बिकॉज फीमेल के अंदर वाई क्रोमोसोम है ही नहीं। एक्स वाई मेल के अंदर भी बीमारी हो सकती है, और मेल के अंदर अगर डोमिनेंट है तो बीमारी होगी ना। अगर ये वाला कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है तो इसमें थोड़ी होगी बीमारी, ये तो नॉर्मल है। ये बीमार है, ये बीमार है। सिमिलरली अगर मैंने कहा कि एक्स लिंक्ड में रिसेसिव है, तो रिसेसिव के केस में भी क्या होगा? रिसेसिव के केस में ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बट ये अभी भी अफेक्टेड है, क्योंकि इसके पास एक ही वाई क्रोमोसोम है, वो अफेक्टेड है। एक वाई क्रोमोसोम उस पर अफेक्टेड आ गई तो वो अफेक्टेड ही माना जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने कहा कि एक्स लिंक्ड में देखना है आपको इसी चीज को, एक्स लिंक में रिसेसिव है, एक्स लिंक में रिसेसिव है, तो या तो वो एक्स एक्स हो सकता है, या तो वो एक्स वाई हो सकता है ना, या तो वो एक्स एक्स डॉट हो सकता है, या तो वो एक्स डॉट हो सकता है, या तो वो एक्स डॉट वाई हो सकता है। ये 4-5 कंडीशंस बची। अब एक्स एक्स देखो, अफेक्टेड कौन होगा? जिसमें या तो जितने एक्स हैं वो सारे अफेक्टेड होंगे, जितने एक्स वो सारे अफेक्टेड। एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, तो ये दोनों अफेक्टेड हैं, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, सॉरी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, बट दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज कैरियर। और इसमें कैरियर सिर्फ फीमेल हो सकती है, मेल नहीं। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, अगर एक अफेक्टेड आया तो फीमेल फिर भी बच सकती है, जिंदा है। बट अगर मेल में एक अफेक्टेड आ गया तो मर गया मतलब उसको बीमारी हो गई। इसीलिए ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस आपको मेल्स में देखने को ज्यादा मिलती हैं। अगर एक अफेक्टेड मेल को मिल गया तो बस उसका खेल खत्म। सिमिलरली एक्स लिंक्ड, अगर मैंने कहा कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव की जगह डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट, तो बस वही कंडीशन है, एक्स 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 डॉट एक्स एक्स, ये सारी कंडीशंस बनेंगी। ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, इस बार ये भी अफेक्टेड, नो कैरियर इज देयर। ठीक है, मेरे ख्याल से डोमिनेंट रिसेसिव का खेल आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं बीमारियों पे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कलर ब्लाइंडनेस, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में क्या है, चलिए एनसीईआरटी से करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस सबसे पहले तो सेक्स लिंक्ड डिजीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। और ये क्या, कैसी डिजीज है, कैसी बीमारी है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कैसी बीमारी है? सबसे पहले इसमें क्या होता है, कॉर्निया पे, हाँ ये कॉर्निया में इफेक्ट होता है, और कॉर्निया में जो हमारी देखने की क्षमता होती है, रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट करने की क्षमता, वो लूज कर देता है हमारा कॉर्निया। तो ये लिखा है इन्होंने, और इन्होंने कहा कि सिर्फ 8% मेल में होती है, बाकी तो 0.4% फीमेल में, बिकॉज ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो वही तो मैंने कहा, मेल ज्यादा है, फीमेल में कम है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम की एक जो है जीन, उसको इफेक्ट आता है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल आगे देखो। अब हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस से इतना ही दिया हुआ, बाकी तो इनहेरिटेंस बताइए, इनहेरिटेंस मैंने आपको पहले समझा दी है ना। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड है, हीमोफीलिया इज एज वेल सेक्स लिंक्ड डिजीज। ये भी रिसेसिव है और ये भी एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है। ठीक है, तो एक भी इसमें आपको याद रखना है कि ये हीमोफीलिया क्या करती है इसमें। हाँ, इसमें आपकी जो बीटा चेन है, बीटा चेन अल्फा चेन, एक मिनट, अ सिंगल प्रोटीन कैस्केड ऑफ प्रोटीन, हाँ ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एक प्रोटीन होते हैं आपके पास, हीमोग्लोबिन है ना, तो हीमोग्लोबिन में कुछ प्रोटीन्स होंगे ब्लड में, है ना, कुछ प्रोटीन्स होंगे। उन प्रोटीन्स की जो पूरी चेन है, उसमें से कोई एक प्रोटीन चेंज हो गया, तो अ सिंगल प्रोटीन फ्रॉम अ कैस्केड अफेक्टेड, उस कैस्केड में से कैस्केड में पूरा चेन, उसमें से सिर्फ एक प्रोटीन अफेक्ट हो गया। इसके कारण से अब वो जो ब्लड था, वो उस प्रोटीन के अफेक्ट होने के कारण से वो क्लॉट नहीं हो पा रहा, वो एक छोटे से कट से बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है ना। ये है आपके पास हीमोफीलिया में, और ये आपको देखने को मिला था क्वीन विक्टोरिया के इनहेरिटेंस में। क्वीन विक्टोरिया में भी आपको ये बड़ी बीमारियां देखने को मिली थी, क्वीन विक्टोरिया के पूरे फैमिली चार्ट में आपको ये बड़ी बीमारी देखने को मिली थी। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इज अ ऑटोसोमल डिजीज, ये ऑटोसोमल डिजीज है। इसके लिए जो डिजीज है, जो अलील है, वो हमने कहा हीमोग्लोबिन एस, एच बी एस, इसकी हमने अलील को नाम दे दिया। और एक जो नॉर्मल अलील है उसको मैंने कहा था HbA, वो है HbA, है ना। तो एस जो है वो सिकल सेल एनीमिया वाली अलील है। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, आपके सिलेबस में सारी रिसेसिव डिजीज ही है ना, तो जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ये वाली HbA HbS, इसमें क्या होगा? सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना है। हाँ, इसमें
इसमें ना जैसे आप देखते हो कोई चेन बनी है, चेन किसकी बनी है, ये पूरी की पूरी चेन है किस चीज की, अमीनो एसिड्स की। तो अमीनो एसिड्स की चेन बनती है जीन से, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे बनती है, ठीक है। तो उस चेन में जो 6वां अमीनो एसिड है, ये 6वां अमीनो एसिड, ये आना कौन सा चाहिए था, ये आना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, बट ग्लूटामिक एसिड की जगह आ रहा है वेलिन। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड को कोड करते थे, ग्लूटामिक एसिड का कोड होता है GAG, बट ए की जगह क्या आ गया, यू आ गया। इसको हमने कहा पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन हो गई सिक्स्थ कोडोन, इसको बोलते हैं कोडोन, सिक्स्थ कोडोन। ये कोडोन है, कोडोन सिक्स्थ कोडोन के सेकंड बेस पे, एक बेस पे चेंज आ गया, वो एडेनिन से यूरेसिल हो गया। आगे अगले चैप्टर में समझ आएगा ज्यादा डिटेल में, एडेनिन क्या होता है, यूरेसिल अगले चैप्टर में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो वो चेंज हो गया, अब GUG बन गया, GUG कोड करता है वेलिन के लिए, GUG था वेलिन, है ना। तो GAG से GUG बन गया, इसको हमने कहा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना, बस यही है। अच्छा इसमें एक और चीज, इसमें लास्ट में देखना, द म्यूटेंट हेमोग्लोबिन, जो म्यूटेंट हेमोग्लोबिन है, जो नया हेमोग्लोबिन बना, वो क्या करेगा, लो ऑक्सीजन में पॉलीमराइज करेगा, बहुत बार खुद को मल्टीप्लाई करेगा। उससे क्या होगा, उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। इसमें शेप हो जाती है लो ऑक्सीजन टेंशन के कारण, ऑक्सीजन टेंशन कम है उसके कारण शेप चेंज हो जाएगी, रट्टा मारना है, उसकी शेप ऐसे सिकल की तरह हो जाएगी, और अब वो हीमोग्लोबिन को कम ट्रैप कर पाएगा, मतलब अब उसमें कम ऑक्सीजन आ पाएगी, ठीक है। मतलब अब देखो, अब तो बिल्कुल इसमें चेंज हो गया, पूरा का पूरा चेंज है ना। ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया, इसको हमने कहा क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया से पहले हम थैलेसीमिया को कवर कर लेते हैं। थैलेसीमिया में क्या है, थैलेसीमिया इज अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव, आपके सिलेबस में सारी की सारी रिसेसिव है। थैलेसीमिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव का क्या मतलब है, वही जो मैंने आपको पहले समझा दिया। अब थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में ना दो तरह का होता है, अल्फा थैलेसीमिया होता है और बीटा थैलेसीमिया होता है। ये भी हीमोग्लोबिन के ऊपर होती है, ये भी हीमोग्लोबिन के ऊपर होती है। अल्फा की दो चेंज होती हैं, HbA1 HbA2, ये जीन्स हैं, दीज आर द टू जीन्स। देखो क्या है, अल्फा में क्लोजली रिलेटेड जीन्स HbA1 HbA2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, 11th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। बीटा चेन पे, कहां पे, सॉरी अल्फा चेन पे, ये अल्फा चेन की बात हो रही है। हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती हैं, अल्फा चेन, बीटा चेन, 2 अल्फा 2 बीटा। तो उसमें से जो अल्फा चेन है उसमें दो जीन्स हैं HbA1 HbA2 जो कि आपस में क्लोजली रिलेटेड है ना, और यही इसको कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें कुछ ना कुछ चेंज आ गया उसके कारण से जो HbA अल्फा था ये अब कम बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें क्वांटिटी इफेक्ट हो रही है, तो इसको हमने कहा क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। सिमिलरली बीटा वाले में क्या होगा, बीटा वाले में एक डिजीज है, एक सिंपल HBB, इसमें 1 और 2 नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही जीन है HBB जो कि 16th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, 16th क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो ये इसको अफेक्ट करेगी, इसकी ये जो है इसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा जिसके कारण अब ये जो है बीटा चेन वो बननी कम होगी। बीटा चेन कम बन रही है तो ये भी क्वांटिटेटिव डिजीज है, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अरे यार मैंने उल्टा लिख दिया क्या, बीटा वाला तो 11th है, ये 16th है, सॉरी सॉरी, और देख ले तो कुछ छूट ना गया हो, है ना। तो बस यही है इसमें। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया को आप कह सकते हो कि यार फिनाइल कीटोन्यूरिया प्लियोट्रॉपी का भी एक एग्जांपल है, फिनाइल कीटोन्यूरिया प्लियोट्रॉपी का भी एग्जांपल है। लास्ट चीजें बची हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिर तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, फिर चैप्टर कंप्लीट है। पेडिग्री एनालिसिस में आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और उन पॉइंट्स के थ्रू आप उस पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हो, बाकी तो आपकी प्रैक्टिस है ना। आपकी बॉडी में फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए ना एक फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी में। फिनाइल ये भी कैसी है, पहले तो मैं बता दूं कैसे, रिसेसिव है, ऑटोसोमल है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव है। एनसीईआरटी कहती है कि ये इनबॉर्न मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ाती है, उसमें ये होती है इनबॉर्न मेटाबॉलिक मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, उसके कारण ये डिजीज होती है। कुछ डिटेल में नहीं बताया है एनसीईआरटी ने, सिर्फ इतना कहा है कि यार आपकी बॉडी में एक चीज बनती है फिनाइल एनालिन, उसको ना टायरोजीन में बना सकते थे, टायरोजीन है ना, हाँ टायरोजीन में कन्वर्ट कर देते थे। कैसे, कौन कन्वर्ट करता था, फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम था जो कि इसको कंट्रोल करता था। बट अब उस जीन में इफेक्ट आ गया जो कि इस एंजाइम को बनाता था, अभी एंजाइम कम बन रहा है तो बन ही नहीं रहा, तो अब क्या हो रहा है, टायरोजीन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा और ये टॉक्सिक होता है,
ये क्या कर लेगा, खुद को फिनाइल एनालिन खुद को किसमें कन्वर्ट कर लेगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा और इसके कई सारे डेरिवेटिव्स बना लेगा जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। ये इकट्ठे होते रहेंगे, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करेंगे, हमारे स्किन की पिगमेंटेशन को इफेक्ट करेंगे, हमारे मेंटल रिटार्डेशन करेंगे, हमारा हेयर लॉस करवाएंगे। तो ये देखो एक ही जीन के इफेक्ट होने से कितने सारे कैरेक्टर्स जो है अफेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए हमने इसको कहा प्लियोट्रॉपी। एक जीन से कई सारे कैरेक्टर्स जो है अफेक्ट हो रहे हैं। ये आपको मेरे ख्याल फिनाइल कीटोनुरिया क्लियर है ना। अगला है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, एन्यूप्लॉइडी के कारण। मतलब जब मान लो क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, सेल डिविजन चैप्टर में हमने पढ़ा, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, तो सेग्रीगेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ मान लो नहीं हो पाए सेग्रीगेट प्रॉपर्ली, उस कारण से ये बीमारियां होती हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। और इसमें एन्यूप्लॉइडी हो सकती है, पॉलीप्लॉइडी हो सकती है, देखो है ना। एन्यूप्लॉइडी क्या है, एन्यूप्लॉइडी देखो जो मैंने आपको भी बताया कि सेल डिवीजन में आते वक्त एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया तो उसको हमने कहा ट्राइसोमी, बिकॉज अब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आने के कारण पहले 2 होने चाहिए थे, अब 3 हो गए, ठीक है। और या एक क्रोमोसोम कम आया माने अब उधर 2 की जगह 1 ही आ रहा है, तो वो मोनोसोमी हो सकता है। तो ये मोनोसोमी हो सकता है, ट्राइसोमी हो सकता है। जो है पॉलीप्लॉइडी, ये हो सकता है ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन चुका हो, ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी में पूरा पूरा होल सेट ही नहीं आ रहा है ना, एक पूरा सेट ही नहीं आया तो ये ट्रिप्लॉइड बन गया, एक सेट ज्यादा आ गया तो ये ट्रिप्लॉइड बन गया। ये 3n है ना और ये n। आपको ये नहीं पढ़ने, पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ एन्यूप्लॉइडी के एग्जांपल पढ़ने हैं। जैसे 21st क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम्स की एक कॉपी एक्स्ट्रा आ गई तो इसमें ट्राइसोमी हो गई, ट्राइसोमी हो गई। ट्राइसोमी होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, 21st क्रोमोसोम की एक कॉपी एक्स्ट्रा बन गई ना, तो ट्राइसोमी होगी। इसको हमने कहा है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारा जो फ्लैट हेड जो है वो फ्लैट हो जाएगा, है ना, हेड फ्लैट होगा। हमारे पाम क्रीज कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, अलग सी हो जाएगी पाम क्रीज, ठीक है। देखो यहाँ पे सब दिया है, ब्रॉड फ्लैट फेस, बिग रिंकल टंग हो जाएगी, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप, पाम क्रीज कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये है डाउन सिंड्रोम, इसको लैंगडन डाउन ने डिस्कवर किया था, इसलिए है ये इसका नाम डाउन सिंड्रोम। सेकंड है क्लाइनेफ्टर्स डिजीज, क्लाइनफेल्टर्स डिजीज। क्लाइनफेल्टर नाम बड़ा है तो इसमें ट्राइसोमी ही होती है। ट्राइसोमी मतलब इसमें क्या होता है ना, एक्स वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड है, ये सेक्सुअल वाली है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे एक्स वाई होता था, एक्स वाई होना है ना, बट यहाँ पे एक्स एक्स वाई हो जाता है। तो एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया और ये किसमें आया, मेल के अंदर आया। तो मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आने के कारण क्या हुआ, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आने के कारण क्या हुआ, उसके फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका स्टेचर लॉन्ग स्टेचर है, उसकी वॉइस हाई पिच्ड बन गई थोड़ी सी, है ना। उसमें गायनेकोमेस्टिया मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको बोल के बता रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद ये जो है फर्टाइल नहीं होते, मतलब ये स्टेराइल हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने कहा कि टर्नर सिंड्रोम में फीमेल के केस में XO हो जाता है, फीमेल के केस में एक X तो आया, दूसरा X आया ही नहीं। अब दूसरा X आया नहीं तो इसमें प्रॉपर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर वे फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे, इनमें मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। शॉर्ट स्टेचर होगा, शॉर्ट स्टेचर, डीप वॉइस होगी, है ना, ये सब इसमें देखो। अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर्स कम डेवलप होंगे। और इसमें कितने क्रोमोसोम हुए, एक क्रोमोसोम आया नहीं तो इसमें 45 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ज्यादा आ गया तो 46 क्रोमोसोम, है ना। सिमिलरली इसमें भी डाउन सिंड्रोम में भी 47 क्रोमोसोम्स, यहाँ पे 47 आएगा ना, सॉरी। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में भी हमने पढ़ लिया। इनमें रेडिमेंट्री ओवरीज होंगी, रेडिमेंट्री ओवरी मतलब ओवरी तो है बट वो किसी काम की नहीं है, फालतू की है, और उनसे कोई भी मतलब ये भी स्टेराइल है ना, इनसे भी कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। अगली चीज, अब आते हैं पेडिग्री एनालिसिस। बस लास्ट 10 मिनट, बस 10 मिनट सॉरी, मत्था टेकने के लिए बोला ना। जय माता दी। कल नवरात्रा है ना, नवरात्रि का त्योहार मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है, सीरियस बात बोलूं तो आई लव दिस फेस्टिवल। नवरात्रि आए नवरात्रे महारानी। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब हम कहाँ थे, पेडिग्री एनालिसिस पे थे। पेडिग्री एनालिसिस के सिंबल्स आप याद रखो और पेडिग्री चार्ट्स को मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। मतलब बनाने को तो आपको नहीं आएगा, सिर्फ पहचानने को आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, मेल, ये है मेल, ये है फीमेल, ये है सेक्स अनस्पेसिफाइड, यही है ना सेक्स अनस्पेसिफाइड। हाँ, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है। अगर अफेक्टेड है तो इसको शेड कर दो, अफेक्टेड है तो शेड कर दो, ठीक है। ऑफस्प्रिंग दिखाना है तो ये मेल है, मेल के साथ फीमेल की शादी हुई,
इसके ऑफस्प्रिंग हुए, ये ऑफस्प्रिंग्स हैं। अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग ऐसे दिखा दोगे, तो ये सिंबल मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। सेकंड, अगर मैं बात कर रहा हूँ, सिंबल तो क्लियर है। अब देखना कोई पेडिग्री चार्ट अगर हमें जानना है कि कैसा है, वो डोमिनेंट का है कि रिसेसिव का है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कुछ इसके बारे में ना। मैं ट्रिक्स बोल रहा हूँ, सिंपल बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को थोड़ा धीरे करके इसको लिख लेना। अगर तो वो ऑटोजोमल डोमिनेंट है, सबसे पहले तो वो ऑटोजोमल है, डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट के केस में हो सकता है कि जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैं, अफेक्टेड पेरेंट उनसे अनअफेक्टेड चाइल्ड बन सके। कैसे? मान लो पेरेंट ये है, इनसे एक चाइल्ड तो ये वाला बनेगा ना, तो ये नॉन अफेक्टेड चाइल्ड है। अनअफेक्टेड चाइल्ड फ्रॉम अफेक्टेड पेरेंट्स, ये आपको देखने को मिलता है किसमें? ये आपको देखने को किसमें मिलता है? ऑटोजोमल डोमिनेंट में। सिमिलरली ये आपको एक्स टाइप डोमिनेंट में भी देखने को मिलेगा। इनमें जनरेशन स्किप नहीं होती कभी भी, ठीक है। अफेक्टेड पेरेंट के अनअफेक्टेड चिल्ड्रन डू नॉट स्किप जनरेशन स्किप नहीं होती, हर जनरेशन में बीमारी आपको देखने को मिल जाती है। अफेक्टेड पेरेंट्स के हाँ बोथ सेक्सेस आर इन्वॉल्व, तो सब में ही है। ऑटोजोमल रिसेसिव की हेडिंग डालो। ऑटोजोमल रिसेसिव में स्किप होंगी जनरेशन कैन बी स्किप्ड, ठीक है। बोथ सेक्सेस आर इन्वॉल्व। अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, माने ऑटोजोमल रिसेसिव है, ये अनअफेक्टेड है, इनका एक चाइल्ड अफेक्टेड होगा, ये अफेक्टेड चिल्ड्रन है। ऑटोजोमल रिसेसिव के केस में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ सब कुछ, पेडिग्री चार्ट आपको होमवर्क में दूंगा मैं, जो आपके एनसीईआरटी में बने ना, आपको सिर्फ उनको समझना है। नेक्स्ट है एक्स टाइप डोमिनेंट, वही है, डोंट स्किप जनरेशन, नेवर ट्रांसफर्ड। अच्छा एक चीज, एक्स टाइप में आपको जो है, इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलती है। मतलब फादर बीमारी किसको देगा? फादर बीमारी देता है सन को, मदर बीमारी देती है डॉटर को। अरे उल्टा कह दिया, सॉरी, मदर से जाएगी सन को और फादर से जाएगी डॉटर को, इसको हमने कहा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, है ना। देखो मदर से जाएगी सन को, फादर से जाएगी डॉटर को, मेरे ख्याल से क्लियर है। बिकॉज फादर से डॉटर को कौन सा जाता है? एक्स क्रोमोसोम जाता है, और बीमारी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही है, तो डॉटर को फादर ही तो देगा अफेक्टेड जीन। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इफ फादर इज अफेक्टेड ऑल डॉटर आर अफेक्टेड। एक्स डोमिनेंट के केस में लिख लो, एक्स रिसेसिव के केस में मेल ज्यादा अफेक्टेड होंगे, ठीक है, ऑन एवरेज। और बस यही है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में भी देखने को मिलेगी। विद दिस हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हो, है ना। फिनाइल कीटोन्यूरिया सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है ना। तो कोई ये नहीं कहेगा कि यार डिटेल में नहीं पढ़ाया। अगर आप चाहते हो कि आप डिटेल में ना, मेरे पास इसका जवाब है, डिटेल में पढ़ना है ना, इस चैप्टर के 16-17 लेक्चर्स हैं, वहां से देखो। इस चैप्टर का 4.5 घंटे का 3.5 घंटे का वन शॉट है, वहां से देखो। नहीं देख सकते? हाँ बस यही है, बस 1.5 घंटे का देख सकते तो बस यहाँ से देखो, है ना। और बस आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं कल आपका क्या शेड्यूल है? कल हम पढ़ेंगे सेल वाला चैप्टर मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, राम राम।